ओके मालिक, गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। मालिक, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू योर सब्जेक्ट ऑडिट पेपर 6 विच इज ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क का पेपर और 100 मार्क की कहानी, और ये कहानी को तोड़ करने के लिए हम लोग मिल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर नेक्स्ट मतलब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ ईओबी बैच फॉर ऑडिट। सबसे पहले एक 5 से 7 मिनट में मैं आपको क्लियर कर दूं मेन बैच और ईओबी बैच में फर्क क्या होता है। और ये चीज़ें मेरा एक प्रोटोकॉल है क्लियर करना। रीज़न सिंपल है, जब आप कोई सब्जेक्ट चालू करते हो या कोई बैच लेते हो, आइदर फुल कोर्स या ईओबी कोर्स और मैराथन, वी शुड बी अवेयर हमारा कवरेज कैसे रहेगा, हमारा स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। इवन आपने ईओबी बैच ऑफ एसएम लिया होगा, ईओबी बैच ऑफ ईएस लिया होगा। ओके, अगर आपको ऑलरेडी पता होगा कि ईओबी बैच में क्या रहता है क्या नहीं रहता है, फिर भी ओके कुछ पॉइंट के लिए आई जस्ट नीड टू मेक इट क्लियर ईओबी बैच कैसा रहता है। तो एक 5-7 मिनट आप सुन लीजिए ईओबी बैच में क्या है, और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे हम हमारे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की तरफ। जैसे कॉन्सेप्चुअली क्या करना है, कैसे करना है, आपको प्रोटोकॉल्स क्या है, अगर आपको इस बैच से आउटकम तोड़ निकालना है तो आपको क्या कहानी और कैसे चीज़ें आगे जानी चाहिए। ओके, दैट इज व्हाट आवर मेन स्ट्रक्चर इज। सर ओके, देर आर टू टाइप्स, मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ बैच। ओके, एक होता है आपके लिए फुल कोर्स बैच। अगर अपन बात करें एक फुल कोर्स बैच की बात करते हैं, ओके एक फुल कोर्स बैच होता है और एक बैच होता है जो आपके लिए ईओबी बैच होता है। ओके, दो बैच होते हैं मालिक, एक होता है फुल कोर्स बैच और एक होता है ईओबी बैच। अब मेनली पॉइंट, सबसे पहला डिस्कशन ये आता है सर व्हेन आई डिस्कस अबाउट फुल कोर्स बैच एंड ईओबी बैच। ओके, मेनली सर ईओबी बोलो या फास्ट ट्रैक बोलो, ओके जेट ईओबी मतलब एग्जाम ओरिएंटेड बैच या फास्ट ट्रैक बैच। ओके, मेनली डिस्कशन ये आता है कि सर ओके कवरेज क्या रहेगा, विल बी डूइंग द कंप्लीट सिलेबस, आंसर इज यस। तो पहला पॉइंट, ओके सिलेबस की बात करें तो यहां पर फुल सिलेबस अपन कवर करने वाले हैं। ओके, फुल सिलेबस कवर करने वाले हैं, स्ट्रक्चर वाइज सिलेबस में कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं रहेंगे। मतलब यहां पर अपन ऐसा नहीं होगा सिलेबस चेंज करेंगे या समथिंग कुछ ऐसा करने वाले हैं। ओके, तो अगर सिलेबस सर पूरा कवर करने वाले हैं तो लॉजिकली अगर बात करें फुल कोर्स बैच आपका अप्रोक्सीमेटली 90 आवर्स तक जाता है सर। ओके, और ईओबी बैच आप अप्रोक्सीमेटली बता रहे हो कि 45 आवर्स या 50 आवर्स तक अपन कवर करने वाले हैं। तो लॉजिकली सर ये फिर 40 घंटे कम कैसे हो रहा है, क्योंकि मेन बैच फुल कोर्स बैच अगर आप बोल रहे हो सिलेबस कम नहीं हो रहा है, तो भाई फुल कोर्स बैच में जो 90 आवर्स टाइम जा रहा है और यहाँ पर 40 45 50 आवर्स तक जाएगा, तो इसका मतलब ये बैच में कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा। प्लीज अंडरस्टैंड कॉम्प्रोमाइज क्या होगा, वो आप लॉजिकली समझने की कोशिश करिए। रीजन सिंपल है, देखो कहीं ना कहीं कुछ तो कॉम्प्रोमाइज होगा। रीजन सिंपल है, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सेव द नंबर ऑफ आवर्स। तो सर पहला पॉइंट ये दिमाग में रखिए, यहां पर सिलेबस को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज। तो सिलेबस आपका कंप्लीट कवरेज, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सिलेबस। तो सिलेबस को लेकर आपका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहां पर सिलेबस जैसे अपन फुल कोर्स में पढ़ाते हैं वैसे ही यहां पर रहेगा। ओके, एक जैसा अपन स्ट्रक्चर जाने वाले वैसे ही अपन स्ट्रक्चर करने वाले हैं मालिक, पहला पॉइंट। दूसरा सिनारियो, ओके सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है फुल कोर्स बैच में मैं चार्ट फॉर्मेट में जाता हूं, चार्ट फॉर्मेट में पढ़ाता हूं, चार्ट के फॉर्मेट में पढ़ाता हूं। यानी चार्ट्स रहते हैं अपने, ओके चार्ट्स बनाए जाते हैं। यानी अगर एक एक चैप्टर है उसका चार्ट बनाते हैं, चार्ट के एक स्ट्रीमिंग स्ट्रक्चर होता है। यानी एग्जांपल सबसे पहला चार्ट में क्या आएगा, यानी एक चैप्टर में जाते हैं उसका स्कोप क्या होगा, वो चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी जाएगी उस चार्ट का, और सब चार्ट्स बनता है। ओके, तो ये चार्ट कॉन्सेप्ट जो जाता है, जो फुल कोर्स में जाता है, ओके यहां पर हम लोग वो ईओबी में ये चार्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले। रीजन सिंपल है, देखो कहीं ना कहीं मुझे टाइम बचाना है, तो टाइम कहां पर बचा रहा हूं, तो जो मैं लिखता हूं क्लास में, मैं जो चार्ट बनवाता हूं, ये सारी चीजें हम चार्ट ये कोर्स में, ईओबी कोर्स में हम चार्ट के कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। तो सिर्फ फिर हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टेक्स्ट बुक के थ्रू अपन गो थ्रू करने वाले हैं। यानी यहां पर आप टेक्स्ट बुक का, ओके आपके पास सिर्फ टेक्स्ट बुक होनी चाहिए और टेक्स्ट बुक के थ्रू अपन स्टार्ट टू एंड कंप्लीट करने वाले हैं। यानी मैं स्टेट टेक्स्ट बुक का पूरा स्टार्ट टू एंड कॉन्सेप्चुअल नरेशन पूरा अपडेट करने वाला हूं मालिक। तो पहला पॉइंट आप ये याद रखिए कि सिलेबस वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चार्ट वाइज डेफिनेटली यस, बिकॉज हम मैं इसमें चार्ट बनाते बैठूंगा और आपको चार्ट बताते बैठूंगा ऐसा नहीं होगा। हाँ चार्ट बनाऊंगा नहीं ऐसा नहीं है, चार्ट बनेगा, हर टेक्स्ट बुक का हर चैप्टर चालू होगा उसका मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर का चार्ट बनाते रहूंगा। ओके, वो चार्ट बनाते रहूंगा, लेकिन वो एज सच जैसे फुल कोर्स में चार्ट बनाते हैं वैसा नहीं रहेगा मालिक।
दूसरा, ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट फुल कोर्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो जाते हैं हम लोग फुल कोर्स में, उसमें रेपिटेटिव रिवीजन होते हैं। रेपिटेटिव रिवीजन, मेरे ख्याल से एवरीबडी वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपिटेटिव रिवीजन। रेपिटेटिव रिवीजन मतलब यानी एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग वापस रिवीजन कर लेते हैं, ओके, वापस वो अपन स्ट्रक्चर रिवाइज करते हैं, ओके, रेपिटेटिवली रिवाइज करते हैं, ये हम लोग करते हैं मालिक, रेपिटेटिव रिवीजन करते हैं। रेपिटेटिव रिवीजन करते हैं, तो यहां पर हमको रेपिटेटिव रिवीजन के लिए दिक्कत रहेगी। दिक्कत रहेगी मतलब वो हम लोग टाइम कम बचा रहे हैं। तो सर फिर आपको नहीं लगता कि ईओबी बैच में हमारा फिर रिवीजन नहीं होगा? ओके, कौन बोला? क्योंकि मैं आपको ईओबी बैच में आपको सारा सारा कंटेंट कॉन्सेप्चुअली करा के दूंगा, ओके, इवन उसका रिवीजन वन टाइम रिवीजन होगा। लेकिन जो रेपिटेटिव रिवीजन होता है ना, जिससे एक पॉइंट ऐसा होता है कि भाई लास्ट में सब कुछ रट जाएगा, ओके, वहां पर मैं आपको ये बोलूंगा कि रफली, ओके, 60-70 रट जाएगा, 60-70% तक रट जाएगा। लेकिन वो उसको 100% या 90% या 100% करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो आप वापस क्वेश्चन पूछोगे, सर फिर मैं कैसे रटूंगा? डोंट वरी, बताता लास्ट में बताता हूं इसके लिए क्या करना चाहिए आपने, और कैसे कैसे इस चीज को अचीव कर पाओगे। तो यहां पर आपको ये बैच में रेपिटेटिव रिवीजन, क्यूमुलेटिव रिवीजन की बात करते हैं, वो अपन यहां पर फोकस नहीं करते मालिक, ओके। तो रेपिटेटिव रिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं रहता। और इसके अलावा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, ओके, यानी फुल कोर्स और ईओबी बैच में अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड का इंपैक्ट रहेगा। यानी फुल कोर्स में हम लोग स्पीड, ओके, कंपैरेटिवली स्लो रहेगी, यहां पर ईओबी बैच में स्पीड कंपैरेटिवली फास्टर रहेगी। तो यहां पर स्पीड, यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्पीड जो रहेगी यहां पर कंपैरेटिवली आपको ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू दिस बैच। बट इसका मतलब ये नहीं कि सब बाउंसर जाएगा मालिक, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है, ओके। रैपिड रिवीजन जैसी स्पीड नहीं होगी, जो रैपिड रिपीटेड रिवीजन में रैपिड रिवीजन की बात कर रहे हैं वैसी स्पीड नहीं होगी। बिकॉज प्लीज डू अंडरस्टैंड, दिस बैच इज नॉट ए रिवीजन बैच। आई नीड टू मेक वेरी क्लियर, बिकॉज बहुत जन का परसेप्शन ऐसा था कि सर ये बैच क्या है, फास्ट ट्रैक बैच मतलब रिवीजन बैच है क्या? नहीं, रिवीजन बैच करनी है तो मैराथन बैच होगी मालिक। मैराथन बैच इज ऑल टुगेदर ए सेपरेट एलिमेंट ऑल टुगेदर, जिसमें हम सिर्फ रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट को या हेड पॉइंट को सिर्फ रिवाइज करेंगे, उसको हम लोग मैराथन बैच बोलते हैं भाई। तो यहां पर आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए, प्लीज ये चीज को समझिए। यहां पर हम लोग, ओके, एग्जाम ओरिएंटेड बैच का जो पॉइंट है, ये फास्ट ट्रैक बैच है, मेनली कंप्लीट कंटेंट, इट इज नॉट ए रिवीजन बैच। यानी हर चीज का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, हर चीज को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, हर चीज के एग्जाम्पल डिस्कस किए जाएंगे। बस ऐसा हो सकता है कि भाई यार मेन बैच में शायद मैं 5 एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर 2 या 3 एग्जाम्पल में जहां तक समझ में आ जाता है वहां तक अपन क्लोज कर देंगे, ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन वर्क नहीं करेगा। तो स्पीड थोड़ी सी कंपैरेटिवली फास्टर रहेगी। मेन बैच में स्पीड एक पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं, एक पॉइंट का इंटरप्रिटेशन ऐसा रहेगा, एक पॉइंट का इंटरप्रिटेशन ऐसा रहेगा, ओके, वो स्पीड का इंपैक्ट थोड़ा सा रहेगा। तो आपको स्पीड को कोप अप करना है। और एनीवे अगर आप गूगल ड्राइव बैच देख रहे हो तो 100% थोड़ा स्पीड को आप अरेंजमेंट करना है। अगर आपको लगा नहीं भाई ये स्पीड है, तो आप स्पीड अरेंजमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है आपके इसमें, हर हर प्लेयर में आज के डेट में स्पीड अरेंजमेंट अवेलेबल रहता है। तो भाई यार अगर आपको लग रहा है भाई यार, यूजुअली स्टूडेंट भी ऐसे ही करते हैं, कभी कभी तो मेन बैच को ही 1.25x या 1.5x पे दिखते हैं मालिक। तो नेवरदलेस दिस इज द ओनली डिफरेंस एज सच। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर स्पीड का इंपैक्ट जैसे ये कंपेयर टू फुल कोर्स बैच, ईओबी बैच में आपको मिलेगा, दैट्स इट। तो अगर आप ये 3 को कॉन्सेप्चुअली निकाल दो, यानी अगर मैं बोलूं चार्ट को निकाल देता हूं, मैं रिपीटेटिव रिवीजन को निकालता हूं और थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूं, तो अप्रोक्सीमेटली मैं 40% टाइम बचा सकता हूं, 30 to 40% टाइम। ये मैंने जस्ट एनालाइज किया, जब मैंने वापस अपनी शीट्स के थ्रू गया तो मेरे को समझ में आया मैं किधर टाइम डाल रहा हूं। तो मुझे समझ में आया अच्छा ये पॉइंट्स पर अपन टाइम डाल रहे हैं, तो ये पॉइंट्स को अगर निकाल दिया तो ये भी बात बन जाती। वापस मैं एकदम क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट ए रिवीजन बैच। इसीलिए अगर आप देखोगे बुक आपको जो मिल रही है वो फुल कोर्स की बैच की बुक मिल रही है। आप बुक छोड़ दो, मॉड्यूल रिफर करो, मॉड्यूल ही है। मेरी बुक कहां से आएगी भाई? मॉड्यूल से अपन इंस्पायर है भाई। तो अपने लिए यहां पर फुल कोर्स का कंटेंट है मालिक। इट इज नथिंग टू डू विथ अ क्रैश कोर्स, दिस इज नॉट ए क्रैश कोर्स, दिस इज ए फुल कोर्स मालिक। बट सिर्फ ये है कि फुल कोर्स और एग्जाम ओरिएंटेड बैच दोनों में डिफरेंस कैसे है, टाइम कैसे बचा रहा हूं, ये मैंने आपको समझा दिया। तो यहां पर मैं टेक्स्ट बुक के थ्रू जाऊंगा। अब ऐसा हो सकता है कोई स्टूडेंट है जिनको टेक्स्ट बुक अभी तक डिलीवर नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली अमेंडमेंट्स थे उसके अंदर और मैं अमेंडमेंट उसको अपडेट कर रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक में ही टेक्स्ट बुक अपडेट होकर प्रिंट में गई हुई है, लास्ट वीक में ही है, और अभी ऑलमोस्ट कुरियर हो गई है। किसी को पुरानी एडिशन होगी, किसी को नई एडिशन, ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, ज़्यादा हेडेक मत लेना, जो भी एडिशन है आप उसको यूज़ करिए, ओके। जहाँ पर चेंजेस आपको लगे, ओके, मैं बता दूंगा चेंजेस क्या है। एक अमेंडमेंट शीट रहेगी छोटी सी, अगर पुरानी बुक है तो, नई बुक है तो आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। बट वट एवर, इसमें भी ज्यादा हेडेक करने की जरूरत नहीं है इस चीज को, क्योंकि यहां पर मेजर चेंज नहीं है, मेजर क्रक्स चेंजेस नहीं है।
तो स्टे रिलैक्स, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड यू शुड हैव ए टेक्स्ट बुक विथ यू। ओके, अगर आपको चाहिए, अगर आपको एक हैबिट होती है कि भाई नोटबुक में कुछ लिखना है रफ में, जैसे मैं लिखता हूँ, ओके, मैं कुछ स्पीड, मैं यहाँ पर ये शीट बना रहा हूँ, ऐसी शीट्स में मैं हमेशा लिखूंगा नहीं, मैं टेक्स्ट बुक को यूज़ करूँगा, टेक्स्ट बुक की एक सॉफ्ट कॉपी रहेगी उसको यूज़ करूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं भाई सर मेरी हैबिट है कि मैं लिख रहा हूँ, मेरे को लिखना चाहिए, तो आप एक नोटबुक बना दिए, क्योंकि मैं एग्जाम्पल जो बोलूँगा वो लिखे नहीं जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि भाई नहीं नहीं यार ये बंदे ने बोला एग्जाम्पल, इधर एग्जाम्पल अपडेट कर लीजिए। और देखिए लॉजिकली ये समझ लीजिए गूगल ड्राइव में, ओके एनीवे आपके व्यूज़ तो है ही है, तो आप व्यूज़ में तो वापस आप रीरन करके वापस एग्जांपल को देख सकते हो, वॉट एवर इट में भी। तो स्ट्रक्चर वाइज आपके ऊपर रहेगा। तो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आपको एग्जांपल नोट करना है, ताकि वापस क्या होगा, जब आपको एग्जांपल रिकॉल करना है तो आपका तोड़ काम हो जाएगा, आपको सही तरह से काम खत्म कर सकोगे उसमें। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। तो ये सिनारियो ओके आपको अपडेट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू योर ईओबी बैच एंड फुल कोर्स का डिफरेंशिएट। तो मेरे ख्याल से आपको डिफरेंशिएट समझ में आ गया। ओके, तो आपको ये एक्सपेक्टेंसी है, आपको दिमाग में ये रखना है कि भाई अपन जो बैच कर रही है फुल कोर्स बैच है। बस द ओनली थिंग इज आई एम सेविंग ए टाइम ऑन सर्टेन थिंग्स विच आई एक्सप्लेन टू यू। ओके, अब यहाँ पर सर ये बैच लेने के बाद मुझे और क्या क्या मिलेगा, मतलब क्या क्या मिल रहा है। डेफिनेटली एक टेक्स्ट बुक के बिना तो काम ही नहीं होगा, तो आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगी। ओके, जो वॉल्यूम 1 होगी, वॉल्यूम 1 मतलब जो थियरी टेक्स्ट बुक होगी आपके लिए, तो एवरीबडी विल बी गेटिंग ए थियरी टेक्स्ट बुक, दैट फॉर श्योर। ओके, ये पॉइंट आप दिमाग में रखिए। ओके, आपका थियरी टेक्स्ट बुक यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, जो आपके लिए वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 2 मेरी अभी प्रोसेस में है, जो क्वेश्चन बैंक रहेगी। एनीवे ईआईएस भी देखोगे, एसएम भी देखोगे और ऑडिट भी देखोगे, सबकी वॉल्यूम 2 है। ओके, वॉल्यूम 2 की ईओबी बैच में हम लोग हार्ड कॉपी नहीं डिलीवर करते, हम लोग ऑल टुगेदर, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए वो अलग से सेपरेटली, मतलब हार्डली मेरे को एक्जैक्टली अमाउंट नहीं पता उसका, बट उसका जो कॉस्ट टू कॉस्ट है मैंने उसको सेपरेटली निकाला हुआ है। अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए और नहीं करनी है तो इसकी सॉफ्ट कॉपी तो मैं शेयर ही कर रहा हूँ ना आपके साथ, आपके ड्राइव पे शेयर ही रहेगी, आप प्रिंट निकाल देना। ओके, आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाल देना, ज़्यादा हेडेक नहीं करना इसका। ओके, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, ये आपका आपका स्ट्रक्चर रहेगा। तो अपन 2 वॉल्यूम पे डील करेंगे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 पे अपन गो थ्रू करेंगे और वॉल्यूम 2 इज बेसिकली क्वेश्चन बैंक। तो आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक मिल जाएगी वॉल्यूम 1 की। ओके, जिसको नहीं आई होगी तो चैप्टर 1 और चैप्टर 11 की सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी ड्राइव पे। ओके, चैप्टर 1 और चैप्टर 11, क्योंकि ये मेरे स्टार्टिंग के चैप्टर है, तो जब तक बुक कुरियर नहीं होती तब तक आपको ये 2 चैप्टर्स ओके सॉफ्ट कॉपी के थ्रू कर सकते हो। दूसरा सिनारियो, ओके यहाँ पर ईओबी के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, ईओबी के लेक्चर मिलेंगे। ओके, एक चीज़ मैं आपको एक बता दूं, ईओबी के लेक्चर का सीन क्या रहेगा। ईओबी के लेक्चर जो रहेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली हर लेक्चर मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का रिकॉर्ड करूंगा, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ। ओके, कभी 1 घंटे से कम हुआ या 1 घंटे से ज़्यादा हो गया तो मतलब 1 घंटा, मतलब 1 घंटा 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, पर अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का रिकॉर्ड करूंगा। रीज़न सिंपल है, क्योंकि ये स्पीड पे और थोड़ा सा करना है, तो हर एक जन को गूगल ड्राइव देख रहा है तो 1-1 घंटे में, मतलब ऐसा ठीक है सर, ठीक है, वैसे ब्रेक लेके वापस देख सकता है। ओके, इसलिए तो इसकी रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ 1-1 घंटे के लेक्चर रहेंगे। ओके, 1-1 घंटे का लेक्चर रहेगा, लेकिन अगर चैप्टर खत्म होने वाला रहेगा और वो आधा घंटा ही हुआ रहेगा, अगर चैप्टर खत्म हो गया तो मैं आधे घंटे में वो खत्म कर लेक्चर एंड कर दूंगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 45 लेक्चर्स अप्रॉक्सीमेटली रेंज रह सकता है। मैं जब बोल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, तो क्योंकि अपन ये बैच को जब रिकॉर्ड करें तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ डिस्कशन आ रहा है, कुछ पॉइंट आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है मालिक। तो पर 45 लेक्चर्स अप्रॉक्सीमेटली आप दिमाग में रखिए, 45 लेक्चर्स में अपन ये कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे मालिक। तो हर एक लेक्चर 1-1 घंटे का रहेगा, कोई एक आध लेक्चर आधे घंटे का हो सकता है, कोई एक लेक्चर 1 घंटा 5 मिनट, बट आधे घंटे का कौन से केस में होएगा, ओनली इफ चैप्टर एंड्स। चैप्टर अगर एंड हो रहा होगा और खत्म है तो उसके बाद नया चैप्टर मैं उस लेक्चर में नहीं चालू करूंगा मालिक। तो मेरे ख्याल से आपको ये सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, यूबी लेक्चर मिलेगा। तीसरा, ओके, मैं आपको ऑल टुगेदर बता चुका हूं कि भाई फुल कोर्स और यूबी बैच में डिफरेंस क्या है। एक शीट्स का डिफरेंस है, शीट्स, मैं शीट्स बनाता हूं। शीट्स मतलब ओके जो चार्ट्स बोलते हैं अपन, चार्ट्स, ये चार्ट्स मैं हैंड रिटन से चार्ट्स बनवाता हूं। तो ये चार्ट्स का भी स्क्रीन शीट्स, यूजुअली मैं एक वर्ड यूज करता हूँ स्क्रीन शीट्स, तो ये स्क्रीन चार्ट या स्क्रीन शीट्स ये है, तो ये भी आपको मतलब ये एक पर्टिकुलर फोल्डर में आपको मिल जाएगा मालिक, फोल्डर में आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर स्क्रीन शीट्स और चार्ट्स ये आपको फोल्डर में मिल जाएंगे मालिक। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो आपको ये एडिशनल शीट्स और चार्ट्स का फोल्डर, आपको एक एडिशनली फोल्डर मिल जाएगा जहां पर स्क्रीन शीट्स और चार्ट्स आपको उसमें रहेंगे। ऐसा हो सकता है 2-4 चैप्टर है जिसके मेरे चार्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो गए, यानी करप्ट हो गए या कुछ हो गए, तो वो चार्ट्स मेरे को बनाने हैं। प्रोबेबली अपनी बैच एंड होने के बाद एक 8-10 दिन के अंदर जब फ्री टाइम मिल जाएगा तब तक मैं वो चार्ट्स बनवा लूंगा और वो चार्ट सारे अपडेट कर दूंगा डेफिनेटली। तो समथिंग अराउंड मतलब जैसे ही बैच खत्म होगा उसके बाद आपको चार्ट्स सारे मिल जाएंगे, पर आपको ये गारंटी है।
तो चार्ट्स आपको स्ट्रक्चर वाइज मिल जाएंगे, तो आपको चार्ट्स भी मिल जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट आता है सर, चौथा पॉइंट आता है सर, क्या क्वेश्चन बैंक मिलेगा क्या? आंसर इज यस। लेकिन क्वेश्चन बैंक, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बैंक मेरा पूरा चेंज हो रहा है। यूजुअली यह है सर, एसएम में क्या होता है, क्वेश्चन बैंक ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बैंक को बहुत स्ट्रक्चर्ड वाइज मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। अगर साथ साथ में रिकॉर्डिंग हुई तो ठीक है, साथ साथ में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, मतलब क्योंकि क्वेश्चन बैंक बनना बाकी है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया तो क्वेश्चन बैंक एक साथ में रिकॉर्ड करके अपडेट कर दूंगा आपको। ओके, जिसके अंदर एमसीक्यू होगा, इंटीग्रेटेड केस स्टडी होगी, आरटीपीस कवर हो जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएगी आपकी। ओके, क्वेश्चन बैंक आपने उसको लेक्चर देखना नहीं देखना ये आपका चॉइस रहेगा। आई विल नॉट बी फोर्सफुलिंग इट। ओके, लेकिन क्वेश्चन बैंक का एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो सर ये एप्लीकेशन करने के लिए जो आपके ईओबी लेक्चर है ना, ये तोड़ काम आएंगे। ओके, इसका एप्लीकेशन करने के लिए अगर आपके लेक्चर तोड़ हो गए तो आपके क्वेश्चन बैंक की कहानी बहुत तोड़ जाएगी। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे तो आपको मतलब ये सारी चीजें ईओबी के साथ अपडेट हो जाएगी मालिक। ओके, ये कॉन्सेप्चुअली व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ईओबी पॉइंट, ओके, वी आर फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर ईओबी। ओके, तो आपको आउटकम क्या मिलने वाला है, ओके, आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, ये सीन है। ओके, और ये सब करने के बाद आउटकम क्या मिलेगा, ओके, वो डेफिनेटली तोड़ रहेगा मालिक, दैट फॉर श्योर। एक दो तीन चीज़ें जो ऑलरेडी ये लेक्चर दिख रहे हैं, ऑलरेडी उनको पता होगा कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी स्लैंग है, लिटिल बिट एकदम, मतलब अब्यूसिव नहीं है। मैं वापस बता दूं, अब्यूसिव नहीं है, मतलब मालिक मैं गाली गलौज नहीं देता, मतलब गाली गाली नहीं देता, इसका मतलब मैं इधर गाली नहीं देता बे, गाली निकलती है थोड़ी सी। ओके, बार बार निकलती है, ओके, सबकी निकलती है भाई। ओके, गाली किससे नहीं निकलती, निकलती है, थोड़ी बहुत निकलती है, लेकिन क्लास में मतलब आई एंश्योर दैट डेकोरम इज देयर। ओके, जहाँ पर अपन ये एंश्योर करते हैं, लेकिन स्लैंग वर्ड्स निकलते हैं मालिक। स्लैंग वर्ड्स मतलब झंपिया, तोड़, ओके, झंडू बाम, ये है। तो मेरे ख्याल से अभी धीरज है, आयुष है, मेरे ख्याल से एसएम के चक्कर में इनको ऑलरेडी पता है कि भैया क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मेरे को ये बैच को थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए अपने को पंटर लोग चाहिए थे, तो मैंने कुछ कुछ पंटर लोग को अपन के पकड़ लिए, अपन के ये बैच के पकड़ लिए जो गूगल ड्राइव में, तो उनके साथ इंटरेक्शन होते होते कुछ कुछ लैंग्वेज निकले। तो क्या होता है, ओके, एक्चुअली मैं बैच के थ्रू जाता हूँ तो इनसे इनपुट मिल जाएगा भाई, कैसे जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है। तो ये लोग से अपना एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई यार, कोई पंटर वंटर कोई आड़ा दड़ा वर्ड बोल दिया तो ज़्यादा ऐसा स्ट्रेस आउट मत लेना मालिक। ओके, क्योंकि बहुत डर लगता है कभी कभी मालिक, है ना, डर लगता है मालिक मेरे को। ऐसा डर क्या लगता है मालिक मेरे को, ऐसा ऐसा लगता है कि माँ कसम साला ऐसा मर्डर वर्डर ना कर डाले यार। ओके, जैसा ना हो जाए माँ कसम, मतलब मैं बहुत बार बोलता हूँ, क्राइम पेट्रोल का एपिसोड नहीं बन जाना चाहिए। ओके, हाँ, दिल्ली का केस, धीरज दो अच्छे से याद है, दिल्ली का केस है। दिल्ली के केस में, अरे क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देखा था, दिल्ली के केस में माँ कसम एक मतलब टीचर था रे, बच्चे को बोल रहा था पढ़ो सालो पढ़ो पढ़ो, और वो बच्चे का सटक गया, पढ़ ही नहीं रहा था। उसने उसने पापा को मतलब टीचर ने उसके मम्मी पापा को बोल दिया, रे तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, माँ कसम। ओके, खत्म। ओके, इनको ये बच्चे लोग को सटक गए और मर्डर कर डाला यार। अरे कितना बड़ा इंपैक्ट रहेगा। तब से मैंने सोच लिया भाई, पढ़ेगा पढ़ नहीं पढ़, वॉट एवर इट में भी, ओके, तेरी मर्जी भाई, तेरे को जो करना है कर। मेरा काम है समझाना कॉन्सेप्चुअली, ऐसा है। तो उसके बाद से भाई कोई लैंग्वेज है कुछ है तो बुरा मत मानना मालिक, एडजस्ट कर लेना, कोई कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, बट मैं आपको ये लिख के देता हूँ मालिक, मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि ये मतलब अगर मैं ये 40-45 आवर्स बोलूँ, आई बेट, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके तोड़ एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट वाइज तोड़ कर दूंगा। बस आपका एक ही चीज़ चाहिए कि ये लेक्चर देखते वक्त आप पूरी तरह सिर्फ इधर रहिए, बाकी और किधर मत जाइए। अगर यहाँ पर आप एकदम सही तरह से सटीक वे से रहे ना मालिक, ओके, माँ कसम, ये बहुत तोड़ आपका कंट्रोल में आएगा सब्जेक्ट। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको झूठ लग रहा होगा, देखो मतलब ग्रुप 2 में मेरे ख्याल से सब लोग को मालूम होगा, ओके, प्रैक्टिकली एडवांस अकाउंट और एफएमई को इज मच, मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सबको इजी लगते हैं, प्रैक्टिकल में किसी को दिक्कत नहीं आती है। जो बैंड बजाता है वो ऑडिट नहीं तो ईआईएसएसएम है, ये दो सबसे इसमें है। और उसमें भी ईआईएसएसएम में ठीक है, एक बार अपने को समझ में, ऑडिट में एक तो पॉइंट ये है कि इसको एप्लीकेशन कैसे करना और इसको लिखना कैसे इज ए बिग चैलेंज। लिखना कैसे, मतलब क्या करना चाहिए अपन ने, ये समझ में नहीं आता बहुत बार। तो अगर आपको ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक दो चीज है, आपको लग रहा होगा आपके कॉन्सेप्ट बहुत तोड़े, आपको लग रहा होगा आपका एप्लीकेशन सही है, अरे भाई वैसे नहीं होता है। ओके, आप देखना, आपको मैं गारंटी बोल रहा हूं, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, आपके 5-6 लेक्चर के बाद आपको समझ में आए, 6 लेक्चर के बाद बोल रहा हूं, क्योंकि एक एक धीरे धीरे जाओगे, मेरे लैंग्वेज के साथ अडेप्ट होंगे, मेरे टर्मिनोलॉजी के साथ अडेप्ट होंगे, स्टैंडर्ड, मेरा पढ़ाने का स्टाइल पूरा स्टैंडर्ड बेस्ड है और प्रैक्टिकल बेस्ड। और लिखना, देखो एट द एंड ऑफ द डे मैं कितना प्रैक्टिकली करता हूं ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में अपने को प्रैक्टिकल से ज्यादा लिखना पड़ता भाई। ओके, तो थियोरेटिकली भी आना चाहिए अपने को, खाली प्रैक्टिकल, अच्छा ये ऐसा ऐसा होता है, अरे होता है ठीक है, तेरे को होता है, उससे क्या करना है, तेरे को लिखना आना चाहिए एग्जाम में।
ओके सर, ये समझ में तो लिखेगा कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड वहां पर अपन लोग काम करेंगे मालिक, वहां पर हम लोग काम करेंगे। एवरीबडी क्लियर मालिक? तो ये चीज को अपन को ध्यान रखना होगा। तो अगर आप शिद्दत से टाइम दोगे मालिक, शिद्दत से टाइम दोगे, तो आई कैन बेट, ओके ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आई कैन बेट आपका आउटकम मार्क कसम बोल रहा हूं, मार्क कसम तोड़ करके दूंगा मालिक। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। स्ट्रक्चर वाइज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके अगर जो अभी बैच खरीदा है, जैसे जैसे जा रहे हो, तो आपको स्ट्रक्चर वाइज आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, एंड वी विल डेफिनेटली कवर इट आउट, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। एवरीबडी क्लियर मालिक? ओके तो स्ट्रक्चर वाइज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया एक्चुअली ईओबी बैच क्या है, फुल कोर्स बैच क्या है, डिफरेंशिएट मैंने बता दिया आपको। लेक्चर के इसमें कैसे कैसे मिलेंगे, कैसे कैसे लेक्चर रहेंगे, ये भी स्ट्रक्चर बता दिया। अब बिफोर स्टार्टिंग ओके आपको कुछ शब्द अपने को बताने जरूरी है, कुछ डिस्कशन अपने को करना जरूरी है, और ये डिस्कशन करेंगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। कुछ शब्द आप दिमाग में रखते जाइए ऑडिट में जाने के पहले। ओके जीओबी बैच के थ्रू आप रखते जाइए, कुछ शब्द को ध्यान में रखिए। सबसे पहला शब्द याद रखना, ओके हम लोग यूज करते हैं एफएस। मैं शॉर्टकट बहुत यूज करता हूं, ओके तो फ्रीक्वेंटली, ओके मैं खाली शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं, जरा कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं मालिक। तो आप खाली इधर एज्यूम मत करिए खाली शॉर्टकट कर रहे हैं अपन, ये शॉर्टकट मैं यूज करते वक्त है, तो शॉर्टकट का एब्रीवेशन आपको मालूम होना चाहिए, और दूसरे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहा हूं मालिक। तो सबकी आत्मा मेरे साथ। ओके वी आर नॉट स्टार्टिंग एनी चैप्टर राइट नाउ। मैं अभी आपको है ना इंडेक्स की तरफ लेके जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा ये चैप्टर का होना क्यों जरूरी है, या ये चैप्टर क्या रोल प्ले करता है, चैप्टर का कैसा स्ट्रक्चर है, और चैप्टर में क्या करने वाले हैं, वो सारी चीजें हमें बहुत जाननी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हाई आई एम फॉलोइंग सर्टेन सीक्वेंस, यू शुड बी वेरी क्लियर विद इट। ओके तो सबसे पहले, और स्टार्टिंग में ही क्लियर होना चाहिए मालिक वो, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने को स्ट्रक्चर समझ में आएगा मालिक। पहला पॉइंट एफएस। एफएस का फुल फॉर्म क्या है मालिक? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वर्ड पहली बार सुना, ऐसा नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने बहुत बार सुना होगा। अब यहां पर ईओबी, और एक छोटी सी चीज बता दूं मालिक, ऐसा हो सकता है ईओबी बैच के स्टूडेंट दो तरह के हो। पहला स्टूडेंट होगा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ओके मेरे को लग नहीं रहा कि आपको समझाने की जरूरत है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी अपन ने ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे दिए है, वापस अपन देने वाले हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है मालिक, और इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मैं भी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वाला ही बंदा हूं। अपने को भी इंटरमीडिएट में 5-5 अटेम्प्ट लगे भाई। ओके ऐसा नहीं था भाई अपन भी एक अटेम्प्ट में क्लियर हुए मालिक। ओके टाइम लगा, ठीक है, लगता है भाई, हर जन का अपना अपना टाइम टेबल है, and I don't compare myself with anyone, so you don't compare yourself with anyone, that's it। okay अपना अपना टाइम लीजिए, बट आप क्या गलत कर रहे हो वो देखना बहुत जरूरी होता है, ताकि अगली बार वापस गलती ना हो। तो एक स्टूडेंट होगा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको शायद कुछ बेसिक चीजें मालूम होगी, और एक होगा जो पहली बार लेक्चर देख रहा है बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। उसको फुल कोर्स ही करना है, लेकिन भाई यार टाइम कंस्ट्रेंट है, मेरे को इतना टाइम नहीं डालना है, ओके 45 आवर्स 50 आवर्स में खत्म करना है, एंड दैट इज व्हाट ईओबी कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर। अब मैं आपको ये भी बता दूं, देखो आज के डेट में, आज के एरा में, ओके किसी को 50-50 ओवर की मैच मजा आती है, किसी को 20 ओवर की मैच मजा आती है। टेस्ट मैच तो देखने वाले खाली ट्रेडिशनल वाले लोग बचे हुए हैं। ट्रेंड 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 है मालिक, ये ट्रेंड है, ट्रेंड ये ट्रेंड चल रही है, ये हवा चल रही है, हवा। ओके आज के डेट में पब्लिक रील ज्यादा देखता है गानों की तरफ, गाने कम सुनता है, रील ज्यादा सुनता है, रील के गाने सुनता है। तो ये आपको समझना है। अगले टाइम T10 आएगा, T10 10 ओवर की मैच। ओके तो ये पॉइंट आपको समझना होगा। तो कोई स्टूडेंट है जो बोलता है नहीं नहीं भाई यार मेरे को फटाफट खत्म किया वही चाहिए, एंड कभी कभी मेरे को लॉजिक भी लगता है यार, ठीक है भाई अगर आपने को टाइम कंस्ट्रेंट है तो फटाफट किया वही खत्म करना है, क्योंकि एनीवे ओके कितना भी रहा तो भाई फटाफट चीजें खत्म करते हैं, वैसे भी रहता है। तो यहाँ पर दोनों तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, मैं दोनों हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग ए बैलेंस वर्क। मैं यहाँ पर मैं एज्यूम कर ही नहीं रहा हूँ कि तेरे को कुछ आता है। कुछ समझ में आ रहा है ये पॉइंट? मतलब मेरा एजम्पशन, मेरे दिमाग में ऐसा एजम्पशन है कि भाई तेरे को कुछ नहीं आता है। अरे तेरे को आता तो तू इधर नहीं रहता भाई। ओके तो पहला पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलते मेरे को बता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे हाथ में है। अब मेरे पास वो ऐसा कुछ शीट नहीं है, मैं शीट अगली बार से शीट रखूंगा। ओके मेरे हाथ में शीट रहेगी। ओके मेरे को बता फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले पेज पे क्या रहेगा? पहले पेज पे आपको क्या मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात करेंगे तो बैलेंस शीट मिलेगी, बैलेंस शीट के साथ पीएनएल मिलेगा, पीएनएल के साथ में कैश फ्लो मिलेगा, ओके नोट्स मिलेंगे। मेरे ख्याल से एवरीबडी क्लियर। तो जब भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में कितनी चीज आएगी रे? आत्मा, ये आत्मा हो के नहीं, कि चले गए, हो के नहीं है ना भाई? कुछ कोई लोग है ना बैठे बैठे है, ठीक है भाई, ओके आया आंसर आया। तो थोड़ा मेरे को लगा भाई बैठे बैठे ओके चले गए, जाती है आत्मा, आत्मा जाती है, बैठे बैठे भी जाती है आत्मा किधर ना किधर। तो चार चीज होती है जिसको हम बैलेंस शीट, पीएनएल, ओके कैश फ्लो एंड नोट्स, ओके ये बोलेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिमाग में आ गया। ऑडिटर के हिसाब से इसको हम लोग ओके एबीसीडी बोलेंगे। अब ये कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, बात की बात है, पर अपन एबीसीडी बोलेंगे। तो आपको दो वर्ड यूज किया जाएगा, कभी कभी एफएस यूज किया जाएगा, कभी कभी एबीसीडी यूज किया जाएगा। एबीसीडी कब यूज करना है ये आपको लेटर ऑन बताऊंगा। सर व्हाट इज एबीसीडी? एबी एक कॉन्सेप्ट होगा,
सी एक कॉन्सेप्ट होगा, डी एक कॉन्सेप्ट होगा। एबी का फुल फॉर्म होगा अकाउंट बैलेंस, एबी का फुल फॉर्म होगा अकाउंट बैलेंस, सी का फुल फॉर्म होगा क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, ओके, एंड डी का फुल फॉर्म होगा ओके डिस्क्लोजर, डी का फुल फॉर्म होगा डिस्क्लोजर। ये कब यूज करना है मैं आपको बता रहा हूं, लेटर ऑन बताऊंगा, अभी आप दिमाग फोड़ी मत करिए, बस आप दिमाग में रखते जाइए। ऐसा कॉन्सेप्ट है जब मैं कुछ कुछ टाइम पे एबीसीडी वर्ड यूज करूंगा तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, एबीसीडी का मतलब क्या होगा, एबीसीडी का मतलब एबी मतलब अकाउंट बैलेंस, सी मतलब क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डी मतलब डिस्क्लोजर। सर ये होता क्या है, अकाउंट बैलेंस इज नथिंग बट योर बैलेंस शीट, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस इज नथिंग बट योर पीएनएल, ओके, पीएनएल कैश फ्लो, इसी में अपन डाल सकते हैं कैश क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, ओके, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पीएनएल में पीएनएल में जाएगा, एंड डिस्क्लोजर्स इज नथिंग बट योर नोट्स एंड कैश फ्लो। तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में पीएनएल जाता है और कैश फ्लो एंड नोट्स डिस्क्लोजर में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, दो चीज समझ में आई, क्लियर हुई, ओके। पहला पॉइंट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा पॉइंट होगा एबीसीडी अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर, ये दूसरा वर्ड आया, ठीक है मालिक, ओके। तीसरा वर्ड, दूसरा वर्ड समझ में आया क्या ना, एबीसीडी शॉर्ट फॉर्म समझ में आया मालिक सबको, एबीसीडी अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर। अकाउंट बैलेंस बोला मतलब क्या दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे, बैलेंस शीट, ओके, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पीएनएल, एंड डिस्क्लोजर बोला तो मतलब कैश फ्लो एंड नोट्स, ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए। इसके बाद और एक शब्द आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस। सर व्हाट इज दिस रीजनेबल एश्योरेंस, व्हाट इज दिस रीजनेबल एश्योरेंस एग्जैक्टली, ये रीजनेबल एश्योरेंस होता क्या है सर, ओके। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब मैं आपको एक एश्योरेंस दे रहा हूं, मैं आपको कंफर्ट जोन दे रहा हूं कि भाई यार डोंट वरी, ओके, चीजें सही है या गलत है, वॉट एवर इट मे बी। Reasonable assurance is basically an assurance, a comfort zone given to you. But make sure the word is reasonable, reasonable. यहां पर word reasonable है, ये word किस contrast में यूज किया जा सकता है, absolute assurance। जब मैं आपको बोलूंगा एब्सोल्यूट एश्योरेंस, मैं आपको बोलता हूं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहा हूं, इसका मतलब मैं गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मालिक। आपको मैं बता रहा हूं एब्सोल्यूट एश्योरेंस है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस आपको मैं 100% गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं, ओके। रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट ए एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ये दिमाग में डाल दीजिए, रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो रीजनेबल एश्योरेंस इज एनीथिंग व्हिच इज लेस देन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो मेरा क्वेश्चन है एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब कितना, ओके, एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब 100%, रीजनेबल एश्योरेंस इज लेस देन 100%, इट कैन बी एनी परसेंटेज। Sir, it can be 97%, it can be 98%, it can be 99%, it can be 99.99%, whatever it may be, but it is not a 100%. तो ऑडिट में हम लोग हमेशा क्या देते हैं बेटा, ऑडिट में हम लोग हमेशा क्या देते हैं बेटा, ओके, ऑडिट में हम लोग हमेशा क्या देते हैं, हम लोग हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। अब ये क्या देते हैं, कब देते हैं, हेडेक मत करो, बस आप क्या देते हैं इसको जमा करते जाओ, डेटा को जमा करते जाओ, जमा करते जाओ। तो पहला पॉइंट था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के शब्द को दूसरी तरह से अपन यूज करते हैं। उसके अलावा और एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब 100% एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस इज लेस देन 100% एश्योरेंस, इवन 90% इज रीजनेबल एश्योरेंस, ओके, इवन 80% इज रीजनेबल एश्योरेंस। ऐसा आप बोलोगे नहीं कि भाई नहीं 99% हुआ तो रीजनेबल एश्योरेंस हुआ, रीजनेबल एश्योरेंस कैन बी एनीथिंग बट विद नॉट एन 100%, दैट्स इट। जितना ज्यादा रीजनेबल एश्योरेंस तुम दोगे, जितना ज्यादा रीजनेबल एश्योरेंस तुम लोगे, उतना तुम्हारे ऊपर रिलाई कर सकेंगे। एग्जाम्पल, ओके, आपको एक पर्सन बोलता है मैं रीजनेबल एश्योरेंस देता हूं, 99% देता हूं एश्योरेंस, और एक बंदा बोल रहा है मैं तुमको 80% एश्योरेंस देता हूं, तुम किस पे रिलाई करने वाले हो, तुम किस पे फेथ रखोगे ज्यादा, जो एश्योरेंस कितने का दे रहा है, 99% वाले का। लॉजिक है, रीजनेबल एश्योरेंस जितना ज्यादा दोगे, देखो मैं वापस बोल रहा हूं, यहां पर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलेगा। अब सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं मिलेगा, ओके, आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। नहीं दे सकते अपन, ऑडिट में नहीं दे सकते, उसके कारण है, कुछ कारण है, क्योंकि उसके अंदर इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं ऑडिट में, इसलिए हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। तो यहां पर आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपका तीसरा शब्द भी आपके दिमाग में चला गया, तीसरे शब्द भी आपकी कहानी क्लियर हो गई मालिक, ओके। तो तीसरी शब्द की भी कहानी को अपन लॉजिकली एकदम क्लियर कर लेते हैं, ओके। तो ये पॉइंट को हम लोग एकदम झेप गए अभी, ओके, कि रीजनेबल एश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट एश्योरेंस का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, एबीसीडी हो गया, रीजनेबल एश्योरेंस हो गया, ये तीन चीजें आपको ऑल टुगेदर क्लियर हो गई। चौथा सिनारियो और एक शब्द आएगा, दैट इज कॉल्ड मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट, मैं बोल रहा हूं कोई भी चैप्टर मैं चालू करता हूं उसके पहले ये सब चीजें मालूम होनी बहुत जरूरी है। एक होता है मिस स्टेटमेंट, क्या होता है बेटा, मिस स्टेटमेंट, ओके। मिस स्टेटमेंट मतलब ओके, जो होना चाहिए था और जो है, ये दोनों में फर्क है, दैट इज कॉल्ड मिस स्टेटमेंट।
मिस स्टेटमेंट, आपने मिस स्टेटमेंट दिया। आपने जो स्टेटमेंट देना चाहिए था और आपने जो स्टेटमेंट दिया, ये दोनों में फर्क है, दैट इज कॉल्ड मिस स्टेटमेंट। आपने जो स्टेटमेंट दिया या आपने जो स्टेटमेंट देना चाहिए था, इन दोनों में फर्क है, दैट इज कॉल्ड मिस स्टेटमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं इसके लिए। ओके सर, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है आपको लीफो फॉलो करना था। मेरे ख्याल से आपको मालूम है इन्वेंट्री के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इन्वेंट्री के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबको पता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए, डिपेंड्स आपको एप्लीकेबल है। आपको दो तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक है इंड एस। ओके, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन से एप्लीकेबल है ये आपको देखने होंगे। तो अब मेरे को बताओ, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडेस एप्लीकेबल है, तो क्या इंडेस मुझे एंश्योर करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा? आंसर इज यस। तो मेरा क्वेश्चन है, इंडेस में मेरे को बोला गया था लीफो फॉलो करो। क्या बोला मैंने? इंडेस में मेरे को बोला था लीफो फॉलो करो, लेकिन ओके मैंने फीफो फॉलो किया। ओके मैं बोल रहा हूं इंडेस में मुझे बोला गया था लीफो फॉलो करने के लिए, लेकिन मैंने क्या किया? फीफो फॉलो किया। और फीफो फॉलो करने के बाद, फीफो फॉलो किया, इसकी वजह से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ओके ओवर हो गया, ओवर वैल्यूएशन हो गया, इन्वेंट्री ओवर वैल्यूएशन हो गई, इन्वेंट्री ओवर वैल्यूएशन हो गई मालिक, इन्वेंट्री ओवर वैल्यूएशन हो गई। वापस बता रहा हूं, यानी इन्वेंट्री अगर मैं लिफो फॉलो करता तो इन्वेंट्री 1 करोड़ की होती थी, क्योंकि फीफो फॉलो किया इसलिए इन्वेंट्री 1.5 करोड़ की हो गई, 1.5 करोड़ की हो गई। अब मेरे को बताओ, ओके डोंट यू थिंक, मतलब मेरे बैलेंस शीट में क्या अमाउंट होनी चाहिए थी? मेरे बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए था? मेरे बैलेंस शीट में कितना आना चाहिए था? 1 करोड़ और 1.5 करोड़। एज पर इंडेस इट इज 1.5 करोड़ नहीं आना चाहिए था, 1 करोड़ आना चाहिए था, बिकॉज मेरे को इंडेस फॉलो करना था वो। लेकिन मेरे को बताओ मेरे बैलेंस शीट में क्या डिस्क्लोजर हो रहा है? 1.5 करोड़। इसका मतलब ओके ये क्या है? ओके ये है मिस स्टेटमेंट। ये क्या है मालिक? मिस स्टेटमेंट। ओके जो होना चाहिए था, ओके जो स्टेटमेंट विच शुड बी देयर एज पर एएस, ओके वो नहीं है, स्टेटमेंट सही नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे मिस स्टेटमेंट। आपको डेप्रिसिएशन फॉलो करना था, ओके वो डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से करना था, स्ट्रेट लाइन मेथड से करना था, ओके आपने डब्ल्यूडीवी से किया। मेरे को बताओ एसएलएम करते तो शायद आपका डिप्रिसिएशन जो आपका फिक्स एसेट था उसका अमाउंट आता था अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़, ओके लेकिन आपने डब्ल्यूडीवी किया इसलिए उसका अमाउंट आया 4.5 करोड़। मेरे को बताओ ओके एक्चुअली बैलेंस शीट में क्या दिखना चाहिए था? बैलेंस शीट में क्या दिखना चाहिए था मालिक? 5 करोड़। ओके 5 करोड़ ना, 5 करोड़ दिखना चाहिए था, ओके होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या कर दिया? मैंने उसको नीचे कर दिया, एंड दैट इज हाउ आई स्ट्रक्चर डेप्रिसिएशन ज्यादा करके। जबकि इंडेक्स ने क्या बोला था? डेप्रिसिएशन ये करो। इसका मतलब मेरे बैलेंस शीट में क्या है? मेरे बैलेंस शीट में क्या है? मेरे बैलेंस शीट में मिस स्टेटमेंट है। इज दैट कोई समझ में आ रहा है? मिस स्टेटमेंट है। ओके तो मेरे बैलेंस शीट में मिस स्टेटमेंट है, मेरे अकाउंट बैलेंस में मिस स्टेटमेंट है। ओके आपको ये मिस स्टेटमेंट का लॉजिक ध्यान में रखना है। आत्माओं क्लियर है मेरे साथ में? तो मिसस्टेटमेंट जो है, जो होना चाहिए, ओके मटेरियल मिसस्टेटमेंट मत बोल धीरज, अपन बाद में बात करेंगे मटेरियलिटी की, अभी पहले बात कर रहे हैं मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। आई एम जस्ट डिस्कसिंग ए मिसस्टेटमेंट। आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बाद में लेके जाओ, सबसे पहले तो मिसस्टेटमेंट ढूंढो मालिक। मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, वो मटेरियल है कि नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना मालिक। मटेरियल वर्ड अलग से आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ओके आपको मिसस्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। अब मिसस्टेटमेंट, अब ये क्या करना है क्या नहीं करना है उसके पॉइंट पे अभी और एक शब्द को तरफ लेके जाते हैं, ओके जो उसने बोल दिया, एंड दैट इज कॉल्ड मटेरियल। ओके प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा हो सकता है, सुनो मेरी बात। मेरे को बताओ इंडेस ने क्या बोला, क्या फॉलो करने के लिए? फीफो। लेकिन मैंने लिफो फॉलो किया, ये लिफो बोला था इंडेस ने फॉलो करने के लिए, मैंने फीफो किया। ओके लिफो फॉलो करने बोला था, मैंने फीफो किया। लिफो फॉलो करता तो मेरा अमाउंट जो आता इन्वेंट्री का वो 1 करोड़ आता था, और मैंने फीफो फॉलो किया तो अमाउंट भी वही आया 1 करोड़। ओके अमाउंट भी वही आया 1 करोड़, या 1 करोड़ 2,000, मतलब 2,000 का ही फर्क है, 1 करोड़ में 2,000 का फर्क है। ओके अब पॉइंट ये है, क्या मिसस्टेटमेंट है मालिक? 1 करोड़ आना चाहिए था, लेकिन 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 2,000 आया, क्या मिसस्टेटमेंट है? यस मिसस्टेटमेंट है, यस, बिकॉज स्टेटमेंट आपका कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा है। एवरीबडी क्लियर? एक सेकेंड, ये वापस इसको क्या हो गया भाई? एक सेकंड, मेरा ये शायद स्क्रीन हैंग हो गया, क्या हो गया, रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। वाईफाई तो चल रहा है, स्क्रीन क्यों हैंग हुआ भाई तू? ठीक है 1 मिनट दीजिए, 1 सेकेंड ना। मिसस्टेटमेंट
ठीक है, अब आया या नहीं आया? आया, अभी बन गया। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग ऑन द पॉइंट। ओके, 2 मिनट के लिए सॉरी मालिक, होता है मालिक। ओके सर 50 करोड़ को 5 करोड़ लिखा इज ऑल्सो मिस स्टेटमेंट। आंसर इज यस। सिर्फ मेथड की वजह से डिफर होगा क्या? आंसर इज नो। भाई आपने जो देना चाहिए था वो ना देके दूसरा कुछ दिया, दैट इज कॉल्ड मिस स्टेटमेंट। आपके बैलेंस शीट में स्टेटमेंट है। मैंने मेथड का एक एग्जांपल दिया, देयर कैन बी मल्टीपल एग्जांपल। फ्रॉड करना था आपको, ओके फ्रॉड करना था। अतुल भाई का क्वेश्चन आया सर 50 करोड़ लिख दिया 5 करोड़ की जगह। ओके फ्रॉड करने के लिए लिखा ना, 50 करोड़ क्यों लिखा? तेरा मन किया ऐसा? बैलेंस शीट टैली थोड़ा ना होगी एग्जाम में अपना, वही तो गड़बड़ होएगा। अपने एग्जामिनेशन में गड़बड़ क्या होता है भाई? अपने एग्जामिनेशन में बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं होती? फिर बाद में अपन खुद ही क्या करते हैं? ओके मेरे को बताओ, बैलेंस शीट टैली किया क्या एग्जामिनेशन में कभी? ऐसा झोल मार के मतलब आपको मालूम पड़ा माँ कसम साला लाइबिलिटी साइड, ओके ये फिगर आ रही है, एसेट साइड ये फिगर आ रही है, और इधर साला इधर 2000 कुछ आ नहीं रहा है, तो इसको अपन इधर आ रहा था एग्जाम्पल 48 लाख और इधर 50 लाख। ओके ये ऐसा करके, ओके ये करके 50 लाख कर दिया। अब सामने वाले को गिनने दो कि साला क्या है, सस्पेंस में भी डालो मत, उसको दिखाओ ही मत, सबसे में उसको ढूंढने दो कि गलत है। अपन ने फिगर लिखी 50 लाख, वो कैलसी लेके खुद कैलकुलेट करेगा मालिक। ओके आई डोंट नो कि कभी किया है कि नहीं। ये सिनेरियो यूजुअली होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज केस में बहुत ज़्यादा आता है। ओके तो ये सिनेरियो वापस ये हैंग हो गया। तो होल्डिंग एंड सब्सिडी के केसेस में ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा हो जाता है मालिक। ओके तो मेरे ख्याल से इधर तक की कहानी क्लियर मालिक, एवरीवन? ओके सर, तो अच्छा हमेशा टैली हो जाती है, बढ़िया, हमेशा टैली होती है भाई। स्किल वाले पर्सन होते हैं ना भाई कोई कोई। अब क्वेश्चन आता है सर मिसस्टेटमेंट तो हो गया, मिसस्टेटमेंट हो गया। अब मेरा एग्जांपल आ रहा था मालिक, ओके 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 2000 हुआ, क्या मिसस्टेटमेंट है या नहीं है? आंसर इज यस। लेकिन क्या वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा हमें या ज्यादा इंपैक्ट करेगा शेयर होल्डर को? ये कॉन्सेप्ट होता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड मटेरियलिटी। मटेरियलिटी, क्या वो आइटम मटेरियल है या नहीं है? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक वर्ड धीरज भाई ने बोला है इनसिग्निफिकेंट है मालिक, एक के सामने। इनसिग्निफिकेंट वर्ड कभी नहीं होता है ऑडिट में। ऑडिट में देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट, देयर इज ऑलवेज अ कांसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी एंड इमटेरियलिटी। ओके मटेरियल नॉन मटेरियल। सर ये क्यों सिग्निफिकेंट क्यों नहीं यूज कर रहे? सिग्निफिकेंट वर्ड क्यों नहीं यूज करते हैं? उसका मेन रीजन मैं आपको समझाता हूं। मटेरियलिटी एंड नॉन मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंट एक कॉमनली यूज किया जाता है, लेकिन वाई ऑडिट में अपन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल या इमटेरियल हम लोग यूज करते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियलिटी। एन अमाउंट विच इज इन्फ्लुएंसिंग द शेयर होल्डर, अमाउंट विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ शेयर होल्डर। डिसीजन मेकिंग ऑफ शेयर होल्डर, जब मैं शेयर होल्डर बोल रहा हूं इसका मतलब खाली शेयर होल्डर नहीं, इट इज ओनर्स ऑल्सो। जो भी अमाउंट जो डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करेगा शेयर होल्डर को, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियलिटी। एक छोटा सा एग्जांपल इसको मैं डिस्कस करने लायक रहेगा। ओके एग्जांपल, मैं अगर एक जगह ऑटो से जाता हूं, ऑटो में आई डोंट नो आज कितने रुपीज आते हैं, मैं एग्जांपल के लिए डिस्कस कर रहा हूं। ऑटो में जाता हूं और मीटर में एक ही आता है, एक ही मीटर में आता है, जिसकी वजह से एग्जांपल 17 रुपए है, एज्यूम करते हैं 17 रुपए है, 17 रुपए आते हैं एक मीटर में, 17 रुपए आते हैं और मैंने 20 का नोट दिया। ओके सामने वाला ऑटो वाला बोलेगा सर 3 रुपए छुट्टा नहीं है। मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, मैं बोलो छोड़ दे, ओके रख ले तू, जाने दे, टाटा बाय बाय। ओके मैंने 50 का नोट दिया और वो बोलेगा 17 रुपए नहीं है, मैं भी बोलूंगा जाने दे यार किधर। ओके अभी 20 30 40 रुपए के लिए 30 32 रुपए के लिए किधर ढूंढते बैठूंगा, मेरे को लेट हो रहा है, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन ओके इमेजिन करो, अगर आपके एग्जांपल से बात करूं, आपके लॉजिक से बात करूं, ओके आप यहां पर ओके जब 50 दोगे और वो बोलेगा मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो शायद आप बोलोगे ए रुक रुक भाई, मैं पान वाले के पास से जाके छुट्टा लेके आता। ओके आपने 20 की नोट दी, वो बोला 3 रुपए छुट्टा नहीं है, शायद कोई एक पर्सन बोलेगा नहीं नहीं मुझे 3 रुपया दे भाई वापस। प्लीज अंडरस्टैंड, ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा, दैट मटेरियलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दिस इज कॉल्ड मटेरियलिटी। आपको कितने रुपए से फर्क पड़ रहा है, this differ from person to person, and that is exactly where our discussion comes into picture. There exactly where our audit comes into picture, because audit is based on materiality. ऑडिटर को ये आइटम मटेरियल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये ऑडिटर का जजमेंट होगा। मटेरियलिटी इज ऑलवेज अ ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट, इट इज ऑलवेज ए ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है मटेरियलिटी। अगर ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट तोड़ है तो मतलब जबरदस्त रहेगा, अगर मटेरियलिटी वो बराबर कैलकुलेट कर पाएगा, अगर नहीं है तो मटेरियलिटी कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, शायद कोई पहली बार ऑडिट करने आए, वो छोटे मोटे अमाउंट को भी नहीं छोड़ेगा। अरे काय के लिए छोड़ने का, अरे नहीं होना चाहिए था, 2000 का भी फर्क नहीं होना चाहिए था, काय के लिए हुआ 2000 का फर्क, 2000 का भी फर्क नहीं आना चाहिए।
और शायद कोई एक्सपीरियंस ऑडिटर होगा, वो बोल रहा होगा अरे इस कंपनी में इस अमाउंट का इंपैक्ट दूसरी जगह कहीं पर भी नहीं आ रहा है और दूसरी जगह वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। ओके, ये पॉइंट की वजह से वो बोलेगा ठीक है इग्नोर करिए। और ये चीज कैसे होती है मालिक मालूम है क्या? दिस इज हैपनिंग लाइक दिस। एग्जांपल, आप मेरे पास ऑडिट कर रहे हो, आप 1 साल करोगे। ओके, आपको पहले साल में थोड़ा सा मेरे बिजनेस का नॉलेज आएगा, अंडरस्टैंडिंग करोगे, आपको आप शायद छोटी मोटी चीजें भी निकालोगे, लेकिन अगले साल आपको समझ में आएगा अरे यार ये चीजें तो ठीक है, इस कंपनी में ऐसे ही काम होता है, तो ये कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, तो इसमें थोड़ी मोटी ऊपर नीचे ये चीजें चलती रहती है। आप ये भी करोगे, अच्छा ये कंपनी में ऐसा ऐसा होता है, तो ये कंपनी में ऐसा वैसा होते रहेगा मालिक। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टेल यू कि भाई यार मटर्निटी पहले साल में और दूसरे साल में भी मटर्निटी का इंपैक्ट हो सकता है, बिकॉज इट इज ए मैटर ऑफ जजमेंट, इट इज ए मैटर ऑफ जजमेंट एंड जजमेंट चेंजेस मालिक, जजमेंट चेंजेस मालिक। मैं आपको बता रहा हूं 100% एग्जाम्पल बोल रहा हूं। ओके मालिक, आज मेरे को अगर तुम बोलोगे साउथ इंडिया की पिक्चर, साउथ इंडियन मूवीज कोई भी मेरे को बहुत भारी लगती है, बहुत मजा आता है। ओके, अमरेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। ओके, अभी आर आने वाली है, जबरदस्त है, मेरे को बहुत भारी लगती है। अरे क्या आदमी मारता, क्या कूदता, अरे साउथ इंडियन वाला हीरो एक बार कूदता है, मां कसम 15-20 जन ऐसे ही मर जाते बिना कुछ किए, उड़ी मारते। केजीएफ। ओके, क्या गली गली में फिरता हूं, ओ ये क्या क्या कड़क मूवी है। लेकिन इसमें कोई एक बंदा होगा, एक कोई बंदा होगा, वो बोल रहा होगा नहीं नहीं साउथ इंडियन मूवी नहीं। ओके, आज लेकिन शायद वो मेरे साथ पिक्चर देखने चले, हम लोग साथ में थिएटर चले, तो आपको पता चलेगा कि मूवी में मजा कैसे लिया जाता है। मूवी वैसी नहीं देखी जाती ना जैसी सोची जाती है। थिएटर में जाओ, ऐसा बैठो, पिक्चर को देखो, अरे भाई सीटी मारनी होती है भाई, मजा लेना होता है। वो 3 घंटे 2 घंटे एकदम मजा आना चाहिए। अरे फिर तो पिक्चर का क्या पॉइंट है? पिक्चर देख के आना है तो जिंदगी तेरी जैसी चल रही है वैसी है। तू सुबह उठ रहा है, रात को सो रहा है, कटरी वैसी ही जिंदगी है। ऐसी जिंदगी निकालने का पॉइंट क्या है? ओके, तू अगर मेरे साथ रहेगा तो तेरा जजमेंट भी चेंज होगा मालिक। तो क्या तेरे जजमेंट चेंज होगा, क्या तेरी मटेरियलिटी चेंज हो सकती है? आंसर इज यस। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग, मटेरियलिटी चेंजेस। तो ये पॉइंट पे ध्यान रखो, इसीलिए मटेरियलिटी मैटर्स अ लॉट। यानी एग्जांपल ऐसा हो सकता है, मैं बोलूंगा नहीं नहीं भाई ओके ये गलत है, और तू बोलेगा नहीं नहीं सर ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने छोटे मोटे अमाउंट का तो कोई डिस्कशन नहीं है। क्या ऐसे पॉसिबिलिटी है? आंसर इज यस। एंड इसीलिए अगर आपको समझो, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है क्या मालिक एवरीवन? और इसीलिए शायद आपको एक चीज समझ में आई होगी मालिक कि भाई यहां पर जो मटर्निटी का डिस्कशन किया था, इसकी वजह से अपन ने कौन सा एश्योरेंस दिया, मतलब ये एक ग्राउंड है रीजनेबल एश्योरेंस का, ये अकेला नहीं है पर ये ग्राउंड है रीजनेबल एश्योरेंस। हम लोग 100 एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं देते? क्योंकि हो सकता है मटर्निटी आपके हिसाब से अलग हो। शेयर होल्डर कितने होंगे, शेयर होल्डर कितने होंगे? ओके एग्जांपल 1 करोड़ 2 हजार अगर मैंने किया होगा, अगर कोई जिसके शेयर 1000 शेयर है या 10,000 शेयर होंगे, वो शायद सोचेगा भी नहीं है मैटर के लिए। लेकिन जिसने खाली एक शेयर होल्ड किया इस कंपनी में, वो बोलेगा मेरे को 2000 से भी फर्क पड़ रहा है। हो सकता है, इट में हैपन। तो इसीलिए प्लीज डू अंडरस्टैंड, और अपन उस चीज को अपन रिपोर्ट में बरोबर मेंशन करते हैं। तो नेवरदलेस मेरे ख्याल से पहली 5 चीजें आपको स्ट्रक्चर वाइज समझी होगी, जो मेरे को समझानी थी स्टार्टिंग की। तो 5 चीजें एवरीबॉडी क्लियर मालिक? तो 5 चीजें आपको दिमाग में चली गई है, स्ट्रक्चर वाइज समझी है। अब ऑडिट में कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, वो आगे का इशू है। 5 चीजों का इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट समझाना मालिक। तो जब भी मैं बोलूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको याद रखना है, जब भी मैंने एफएस बोला तो उसके अंदर 4 चीजें होती है, एबीसीडी बोला तो अलग अलग चीजें हो सकती है, रीजनेबल एश्योरेंस बोला मतलब 100% नहीं है, 100 से कम है, 100 से कितना भी कम हो सकता है। उसके बाद मैंने बोला मिस स्टेटमेंट, जो होना चाहिए था हो है नहीं, ओके दैट इज कॉल्ड मिस स्टेटमेंट। और मटेरियल, इसीलिए एक बंदे ने धीरज ने मेरे ख्याल से यूज किया था, यूजुअली ओके अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट एमएमएस, ओके अगर ऐसा शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट रहा तो हमारे ऑडिट ओपिनियन पे इंपैक्ट होता है। अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं रहा, खाली मिस स्टेटमेंट रहने से इंपैक्ट नहीं होता है हमारे ओपिनियन पे, हमारे ओपिनियन पे मिस स्टेटमेंट रहने से इंपैक्ट नहीं होता है, हमारे ओपिनियन पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट रहा तो इंपैक्ट होता है। तो सबकी कहानी इधर तक की क्लियर है? आगे बढ़ते रहे मालिक, आगे बढ़ते हैं। ओके इधर तक की क्लियर है? कोई डाउट रहा तो मेरे को आप बाद में, मतलब देखिए कुछ डाउट आया, कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट आता है, आप व्हाट्सअप करिए, कोई दिक्कत नहीं, अपन उसको सॉर्ट आउट करेंगे। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, और थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऐसा हो सकता है, मैंने आपको क्या बोला था, ऑडिट का आपको कंफर्ट जोन, तोड़ नेक्स्ट लेवल कंफर्ट जोन 6-7 लेक्चर के बाद आएगा। 6-7 घंटे जाने के बाद आपको एग्जैक्ट कंफर्ट जोन आएगा भाई, आपको पूरा स्ट्रक्चर मालूम होते जाएगा मालिक। तो सबसे पहला पॉइंट, ओके ये 5 चीजें कवर की, ठीक है मालिक। ये कवर होने के बाद अब अगले कुछ और पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं। ओके मेरे को बताइए, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, आपको 2 चीज समझनी है। ओके ये स्ट्रक्चर वाइज एक झेपना है ये पॉइंट को। ओके शेयर होल्डर होते कंपनी के, ओके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते कंपनी के, शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी को अपॉइंट किया ताकि कंपनी चला सके। ओके ये बेसिक आइडिया है कंपनी का, कंपनी का स्ट्रक्चर है, डायरेक्टर्स चलाते हैं कंपनी, और डायरेक्टर्स ही ओके कंपनीज के इसमें क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डायरेक्टर लोग ने बनाया हुआ है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डायरेक्टर लोग ने बनाया हुआ है मालिक, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डायरेक्टर लोग ने बनाया हुआ है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कंफर्ट जोन लाना है। ओके, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना रहा है? डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रहे हैं। लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बना रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा मेरे लिए क्यों बनाना है? ओके, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं शेयर होल्डर को बताने के लिए कि तुम्हारे पैसे जो लगे हुए हैं वो पैसे के रिटर्न्स बरोबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। शेयर होल्डर को ही बताना है ना मालिक। ओके, बट शेयर होल्डर को ओके कॉन्फिडेंट लेना है, क्योंकि कितना भी रहा जो रोज काम कर रहा है, ओके जो रोज काम कर रहा है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो झोल भी मार सकता है मालिक। प्लीज डू अंडरस्टैंड द सिंपल कॉन्सेप्ट इज दैट अगर डायरेक्टर को कोई फ्रॉड करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल देगा, बोर्ड शेयर होल्डर को मालूम ही नहीं पड़ने वाला। तो शेयर होल्डर चाहता है कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक इंडिपेंडेंट चेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? इंडिपेंडेंट चेक। और इसीलिए शेयर होल्डर अपॉइंट करता है किसको? ऑडिटर को। अपॉइंट करता है ऑडिटर को, और वो ऑडिटर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है और ओपिनियन देता है। मेरे ख्याल से आपको स्ट्रक्चर वाइज झेप रहा है मालिक क्या सीन हो रहा है। सबसे पहला कंपनी चलाने वाले कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अपॉइंट करने वाले डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा? शेयर होल्डर। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, याद रखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाओगे सर मतलब पीएनएल बैलेंस शीट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेंगे? अबे झंपे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, बनाने वाला लोअर लेवल एम्प्लॉय होगा। ओके, ऑपरेशंस का बंदा होगा वो जो पीएनएल बैलेंस शीट बनाएगा। लेकिन वो पीएनएल बैलेंस शीट बना के किसको देगा? बीओडी को देगा, और बीओडी साइन करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव करती है, तब जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनाते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। ओके, अब शेयर होल्डर को गारंटी क्या कि भाई उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया वो सही है कि नहीं है, इसीलिए वो किसको अपॉइंट करते हैं? वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, और ऑडिटर वो ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। सब लोग को स्ट्रक्चर समझ में आया? ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जब मैं ओपिनियन दे रहा हूं तो ओपिनियन क्या देना है उसको? ओपिनियन क्या देना है? ऑडिटर ओपिनियन क्या देगा? ओके, ऑडिटर ओपिनियन ये देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी उसको ये बताना है कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओके मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। वापस मैं बोल रहा हूं, ओके वो ओपिनियन क्या देता है? ओके, ओपिनियन के वर्डिंग में एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं, ओके लेकिन वो ओपिनियन क्या देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो उसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। वापस मैं बोल रहा हूं, उसके अंदर मिसस्टेटमेंट नहीं है, ऐसा नहीं बोला। उसके अंदर मिसस्टेटमेंट नहीं है ऐसा नहीं बोला। सब लोग के कान खुले, सब लोग को समझ में आ रहा है क्या? उसके अंदर मिसस्टेटमेंट नहीं है ऐसा बोला नहीं है। उसके अंदर मिसस्टेटमेंट नहीं है ऐसा बोला नहीं है। ये आत्मा समझ में आ रहा है? उसके अंदर क्या नहीं है? इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। भारत माता की जय। समझ में आ रहा है ना इधर तक? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये ओपिनियन देना है। और ये ओपिनियन के लिए मेरे ख्याल से जीवा ना इधर तक किसी को दिक्कत नहीं? ओके, मेरे ख्याल से क्लियर है। अब ये ओपिनियन अगर इसको देना है, इसका मतलब इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अगर ये ओपिनियन देना है तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इन शॉर्ट मैं उसको ऐसा बोलूं, उसको ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। उसको क्या लेना पड़ेगा? ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। सर ऑडिट एविडेंस मतलब लेने पड़ेंगे ना, एविडेंस लेने पड़ेंगे। अरे मुझे एविडेंस दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाके पूछेगा मेरे को बताओ तुमने पीएनएल में बोला है सैलरी 10 करोड़, ये 10 करोड़ का बताओ सैलरी किसको किसको दिया? ओके, फलाना ढिमका जो भी है उसके नाम बताओ। ओके, उनके पेरोल की स्लिप बताओ, पे स्लिप बताओ, ये सब चीज उसके एविडेंस बोलते हैं। ये एविडेंस लेगा, और ये एविडेंस आपके दो होने चाहिए, एक होगा सफिशिएंट और एक होगा एप्रोप्रिएट। और जब मैं बोल रहा हूं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, ये दो के मतलब भी आप क्लियर आज ही हो जाओ। ओके, ये ऑडिट एविडेंस लेगा, ये सफिशिएंट लेगा, एप्रोप्रिएट लेगा। सर मैंने से सफिशिएंट मतलब ओके इट फोकस ऑन क्वांटिटी वाइज एंड एप्रोप्रिएट इट मतलब क्वालिटी वाइज। ओके, वापस बोल रहा हूं। ओके, सब लोग को सीक्वेंस झेप रहा है ना मालिक? सीक्वेंस मेरे साथ में हो, कोई सीक्वेंस छोड़ो मत, क्योंकि आपका मैं वापस बोल रहा हूं पहला 1 घंटे का बेस है, जिसके बाद मैं कोई भी चैप्टर चालू करूंगा तो आपको स्ट्रक्चर लिंक होना चाहिए। और जब तक मैं ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा ना मालिक, ओके सब स्ट्रक्चर में कैसे भी किधर भी जाओगे आप हैवोक में मतलब रहोगे। भले ही आपको आता है नहीं आता है व्हाटएवर, इसमें भी इसमें अपने को स्ट्रक्चर वाइज एकदम क्लियर रहना है। अब क्वेश्चन है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। वापस बोल रहा हूं सर मेरे को बताओ, ओके मेरे को ओपिनियन क्या देना है? ओपिनियन क्या देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो क्या है? वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब जब मैं बोल रहा हूं फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इसके लिए मुझे एविडेंस गैदर करने पड़ेंगे। क्या गैदर करने पड़ेंगे? एविडेंस। ओके, ये एविडेंस गैदर करने पड़ते हैं। अब मेरे को एविडेंस गैदर करने पड़ेंगे। अब एविडेंस गैदर करके आपको का ओपिनियन देना होगा, इसीलिए ओके एविडेंस ऐसे होने चाहिए जो सफिशिएंट है एंड एप्रोप्रिएट है। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है सभी लोगों से, सारी आत्माओं से, जो आत्मा यहां पर बैठी हुई है, सारी आत्माओं से मेरा सिंपल क्वेश्चन है, मेरे को बताओ क्या अपन 100% ऑडिट कर पाएंगे?
ओके 100% ऑडिट पॉसिबल है। 100% ऑडिट मतलब ओके उस कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है सारे के सारे चेक करने, इट इज नॉट पॉसिबल। बहुत बहुत सारे रेयर केसेस सिनेरियो है। तो सर हम लोग क्या ऑडिट करते हैं, हम लोग कौन सा ऑडिट करते हैं, कैसे ऑडिट करते हैं, यही आप आगे जाके देखोगे, आप आगे जाके ध्यान रखोगे। और इसको हम लोग खाली इतना मैं अभी समझा देता हूं, हम लोग रिस्क बेस्ड ऑडिट करते हैं। रिस्क बेस्ड ऑडिट, रिस्क बेस्ड ऑडिट, रिस्क बेस्ड ऑडिट। सर व्हाट इज ए रिस्क बेस्ड ऑडिट एज सच? ओके आराम से, मेरे को ये सारा चीज इससे लिंक करना है। व्हाट इज ए रिस्क बेस्ड ऑडिट? ओके एग्जांपल, ओके इमेजिन करो 300 आइटम्स अपने सिलेबस में है। ओके अपने सिलेबस में मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 300 आइटम्स। व्हाट इज द 300 आइटम्स? डिड यू गॉट द पॉइंट? मेरे को बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? चार चीजें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ओके बैलेंस शीट, पीएनएल, ये नोट्स एंड कैश फ्लो, ये चारों के अंदर 300 आइटम है। 300 आइटम मतलब समझ में आ रहा है? फिक्स एसेट्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सैलरी हो गई, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर हो गया, कैश फ्लो में कुछ डिस्क्लोजर्स होंगे, ये सारी चीज मिलके 300 आइटम है। कुछ समझ में आ रहा है? ये मेरे साथ है सब लोग? 300 आइटम्स है, 300 आइटम्स है। ओके 300 आइटम्स है। अब 300 आइटम में से हर आइटम में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे। एग्जाम्पल, अगर सैलरी लेते हैं, सैलरी अगर मेरी मंथली सैलरी अगर मेरे 100 एम्प्लॉई है तो मेरे सैलरी के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 1200 ट्रांजैक्शन होंगे। 1200 ट्रांजैक्शंस विल बी देयर फॉर माय सैलरी। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? तो एक एक आइटम के लिए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। फिक्स एसेट, उनके डेप्रिसिएशन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, डेटर्स, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, परचेज, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, सेल्स, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, क्रेडिटर्स, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो सर 100% ऑडिट नहीं करने का क्या? सर फिर मतलब 100% ऑडिट नहीं करने का मतलब इसके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, पूरा पूरा एक एक चीज चेक करते बैठेंगे। भाई मैं वापस बोल रहा हूं, आप कौन सा एश्योरेंस दे रहे हो? एब्सोल्यूट एश्योरेंस या रीजनेबल एश्योरेंस? यू आर नॉट एन इन्वेस्टिगेटर, यू आर नॉट एन इन्वेस्टिगेटर। मेक श्योर इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेशन वाला बंदा होता है ना, वो बंदे को पूरा एक 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 एक, एक इन्वेस्टिगेशन करता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है उस चीज को। अपन इन्वेस्टिगेटर नहीं है, हम लोग को चीजें समझनी होगी। तो सर तो 100% ऑडिट करना आपको नहीं लगता ये गलत हो गया? ओके अपन अपनी जिम्मेदारी से हट रहे। ओके देखो वो प्लीज डू अंडरस्टैंड, 100% ऑडिट करना है कर सकते हैं, करना है कर सकते हैं, लेकिन मेरे को बताओ 100% ऑडिट करने के लिए रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, कॉस्ट ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ओके उसकी वजह से सामने वाला शायद ऑडिट नहीं करवाए। ये ऑडिट करवाने के लिए बहुत सारे इंपैक्ट हो सकते हैं, एंड दैट इज वेयर अवर लॉजिक गोज ऑन रिस्क बेस्ड ऑडिट। अब रिस्क बेस्ड ऑडिट को कुछ और सिंप्लीफाई से बोलूं, ओके सिंप्लीफाई से बोलूं, ओके पंकज सैंपलिंग बोलना खाली गलत हो जाएगा। सैंपलिंग विल बी ओनली नॉट ए वर्ड, देयर विल बी मल्टीपल एलिमेंट्स, लेकिन उसको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। मेरे को बताइए ओके अगर आपके ग्रुप 2 में 4 पेपर है, मेरे को बताओ क्या चारों पेपर को आप एक जैसी मेहनत करोगे? चारों पेपर के लिए आप एक जैसी मेहनत करोगे? यू विल डू हार्ड वर्क सेम हार्ड वर्क फॉर ऑल 4 पेपर्स? आंसर इज नो। आप अकाउंट्स के लिए एक जैसी मेहनत करोगे, एफएम के लिए एक जैसी मेहनत करोगे, ईएस के लिए और ऑडिट के लिए नहीं भाई। हम अलग अलग मेहनत कुछ झेप रहे हैं ना मालिक, अलग अलग मेहनत करेंगे। यही तो कॉन्सेप्ट है रिस्क बेस्ड ऑडिट। जिधर आपको मालूम है आपका पेपर वीक है उधर मेहनत ज्यादा करोगे, जिधर आपको मालूम है इधर भाई तोड़ है उधर मेहनत कम करोगे। कुछ समझ में आ रहा है? 300 आइटम में से जहां पर आपको लगता है भाई 300 आइटम में से आपको लगता है भाई ओके 100 आइटम ऐसे है जो बहुत जहां पर रिस्क बहुत कम है, यानी यहां पर एरर होने की संभावना बहुत कम है, मिसस्टेटमेंट होने की संभावना कम है, उधर चेकिंग कम करोगे। 200 आइटम है, मिसस्टेटमेंट होने की संभावना हो भी सकती है। ओके 200 आइटम है, उधर मिसस्टेटमेंट होने की संभावना भी हो सकती है, ओके नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। एग्जांपल बोल रहा हूं। ओके 200 आइटम है, ओके मिसस्टेटमेंट होने की संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और 200 में से मिसस्टेटमेंट 100 में मिसस्टेटमेंट कम ही रहने के चांसेस है और 100 में मिसस्टेटमेंट ज्यादा रहने के चांसेस है। ओके ये मिसस्टेटमेंट ज्यादा रहने के चांसेस है, मिसस्टेटमेंट ज्यादा, यहां पर मिसस्टेटमेंट कम, और ऊपर वाले 100 है जहां पर मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कम ही है। तो यहां पर बहुत ही लोअर वे से ऑडिट एविडेंस उठाओगे। कुछ समझ में आया मेरा पॉइंट? एग्जांपल समझ में आते जा रहा है सबको? अब मेरे को बताओ यहां पर जो 100 है इसमें भी आप सैंपलिंग उठाओगे, लेकिन इससे ज्यादा, लेकिन थोड़ा कम ही रहेगा कंपेयर टू इससे कंपेयर करोगे तो इससे ज्यादा एविडेंस लोगे, लेकिन इससे जब कंपेयर करोगे ओके इससे लो लोगे, और ये सबसे ज्यादा लिया जाएगा। रिस्क बेस्ड ऑडिट, ये रिस्क बेस्ड ऑडिट होता है जहां पर रिस्क ज्यादा वहां पर एविडेंस ज्यादा, जहां पर रिस्क कम वहां पर एविडेंस कम। एग्जांपल बोल रहा हूं, ये एरियाज में शायद आप 100% ऑडिट करो। 100% ट्रांजैक्शन देखने, रिस्क ज्यादा है। ओके 100 के 100 ट्रांजैक्शन देखो, जितने भी ट्रांजैक्शन है मां कसम पूरे देखने वाला हूं। इधर 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 रिस्क मॉडरेट है, मैं शायद 70-80% ऑडिट करूं। यहां पर रिस्क एकदम कम है, शायद मैं 50% ऑडिट करूं। अभी किसी ने वर्ड बोला था सैंपलिंग, सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट, शायद इधर सैंपलिंग में करूंगा, इधर सैंपलिंग में करूंगा। कुछ झेप रहा है मालिक?
ओके इधर सैम्पलिंग करूंगा, सैम्पलिंग कितनी करूंगा 50%, इधर सैम्पलिंग मैं पहले वाले सैम्पलिंग कितनी करूंगा, इधर शायद सैम्पलिंग मेरी कितनी रहेगी मालिक, ओके 70%, इधर शायद मैं 100% करूं। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। झेपा मालिक, ये पॉइंट झेपा कि नहीं झेपा, झेपा की झेपा, झेपा की झेपा नहीं, आपको लगा समझ में आया क्या, सही तरह से काम हो रहा है कि नहीं अपना एज ए चार्टेड अकाउंटेंट। अपन सीए बनने के बाद अपन जब ऑडिट करेंगे तो कौन सा ऑडिट करेंगे, रिस्क बेस्ड ऑडिट बहुत जरूरी है। 100% ऑडिट क्यों नहीं करना है मैं समझा, फीजिबल नहीं है मालिक, फीजिबल नहीं है, वापस समझो फीजिबल नहीं है यार। अब एक जैसी मेहनत चारों पेपर के लिए कैसे करोगे यार, ओके पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पर अपन रिस्क बेस्ड ऑडिट करेंगे, ठीक है मालिक। अब मेरे को बताओ जिधर रिस्क सबसे ज्यादा है उधर कितना कितना एविडेंस लोगे, 100%। जिधर आपके रिस्क ज्यादा है उधर एविडेंस कितने लोगे, 100%। जिधर रिस्क मॉडरेट होगी शायद आप 70%, जिधर रिस्क एकदम कम होगी 50%। दिस इज नथिंग बट सफिशिएंसी, ये सफिशिएंसी होती है, सफिशिएंसी सफिशिएंसी। आपको ये अगेन इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, सर सफिशिएंट कितना होगा, ओके मेरे को बताओ। रिस्क इधर 100% कर रहे हो, ठीक है चलो ये हो गया। सर इधर 70 की जगह मैं 80 लूं, ठीक है ना, लेना, ये तेरा पॉइंट होगा, तेरा जजमेंट अलग होगा, मेरा जजमेंट अलग होगा। इधर मैं शायद बोलूंगा मैं 70% लूंगा, यानी अगर इधर 100 ट्रांजैक्शन हुए हैं तो मैं 70 ट्रांजैक्शन ही चेक करूंगा, 30 ट्रांजैक्शन छोड़ दूंगा। तू बोलेगा नहीं नहीं मेरे को 80 करना है, करना भाई, तेरे हिसाब से सफिशिएंसी अलग होगी, मेरे हिसाब से सफिशिएंसी अलग होगी। मेरे ख्याल से सफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, सफिशिएंसी क्वांटिटी। जिधर बहुत रिस्क रहता है उधर 100% क्वांटिटी चेक किया जाता है, जिधर रिस्क कम रहता है या मॉडरेट रहता है उधर कम होगा, और जिधर रिस्क कम रहेगा उधर और भी कम होगा। ओके सैंपलिंग करना या नहीं करना, सफिशिएंसी sufficiency, is that point clear? Sufficiency and next point is appropriateness। appropriate मतलब क्या, उस आइटम के लिए appropriate क्या है, उस आइटम के लिए appropriate क्या है। ओके क्वालिटी एग्जांपल लेते हैं, ओके सोच समझ के बताइए, मेरे को बताइए। फिक्स एसेट, एवरीबडी विथ मी नाउ, फिक्स एसेट को मैं ऑडिट कर रहा हूं, फिक्स एसेट का मैं ऑडिट कर रहा हूं। मेरे पास एज्यूम करते हैं, ओके मेरे पास एज्यूम करते हैं 10 फिक्स एसेट है, 10 फिक्स एसेट है, मेरे पास 10 फिक्स एसेट है। ओके मेरे को बताओ सफिशिएंसी कितना होगा, सफिशिएंसी मतलब इसमें से कितना चेक करना, सफिशिएंसी कितना होगा। अगेन दिमाग थोड़ी मत करो, डिपेंड ऑन ऑडिटर जजमेंट। अगर मैं आपको इधर बोलूंगा रिस्क बहुत हाई है, बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, रिस्क किसकी, सर इधर रिस्क किसकी है, रिस्क जो मैंने बोला ना रिस्क, यहां पर रिस्क किसका रिस्क बात कर रहे हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये सबसे ज्यादा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझ में आ रहा है ना मालिक, कौन सी रिस्क की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर है अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला है कि हमारे पास 10 फिक्स एसेट है और 10 फिक्स एसेट 5 करोड़ के है। ओके तो अपन को ये देखना है ये 10 फिक्स एसेट में 5 करोड़ बरोबर है कि नहीं है। ओके और यहां पर बहुत रिस्क बहुत ज्यादा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होंगे, यानी हमें डाउट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये 10 फिक्स एसेट बताया, इसके 5 करोड़ हो ही नहीं सकते, वैल्यूएशन कुछ कम है, ये पॉइंट। तो अब मेरे को बताओ इसमें कितने चेक करेंगे, फिक्स एसेट में 10 के 10 चेक करेंगे। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर मॉडरेट रिस्क है तो मेरे को बताओ कितने चेक करेंगे। ओके यानी आप समझो ये चीज है सफिशिएंसी। इज दैट पॉइंट क्लियर, इज दैट पॉइंट क्लियर, हाँ या ना बताइए मालिक। तोड़ मालिक तोड़, तोड़ लिखिए मालिक, तोड़ लिखिए, तोड़ लिखोगे, तोड़ तोड़ बोलोगे तो मां कसम तेरे मेरे दिमाग में तोड़ जाएगा मालिक। तोड़ तोड़ मालिक पक्का जा रहा है। ओके अगर आपको ये समझ में आ गया तो मेरे को बताओ फिक्स एसेट के लिए, फिक्स एसेट के लिए ओके मैं आपके फिक्स एसेट एज्यूम करो। ओके मैं आता हूं आपके पास, मैं बोलता हूं एक काम करो, ये फिक्स एसेट के लिए मुझे एक मुझे आपका एग्रीमेंट देखना है, ये फिक्स एसेट का एग्रीमेंट देखना है। ओके ये फिक्स एसेट एज्यूम करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट है सारी। ओके मुझे एग्रीमेंट देखना है, एग्रीमेंट के साथ में म्युनिसिपल टैक्सेस भरे वो आपका चाहिए, म्युनिसिपल टैक्सेस, आपका लाइट बिल आपके नाम पे आना चाहिए, लाइट बिल का मेरे को कॉपी चाहिए। ओके इसके अलावा आपने डेप्रिसिएशन शेड्यूल, डेप्रिसिएशन क्या दिया वो देखने का है। उसके अलावा फिक्स एसेट रजिस्टर हो सकता है, फिक्स एसेट रजिस्टर समझ में आ रहा है, फिक्स एसेट रजिस्टर कुछ झेपाइए ऐसे, ये मांगूंगा मैं। एग्जांपल लेते हैं, मुझे 5 फिक्स एसेट चेक करने हैं, ये 5 क्या हुआ, सफिशिएंसी। ये 5 क्या हुआ बेटा, सफिशिएंसी। ये 5 के लिए ये मुझे 5 चीजें चाहिए, ये 5 चीजें क्या हुई, ये 5 चीजें क्या हुई, ये 5 चीजें, ये मुझे ये हर एक के लिए, ये 5 आइटम के लिए 10 में से मैं 5 बोल रहा हूं, और 5 में से मुझे ये एग्रीमेंट चाहिए, म्युनिसिपल टैक्स के चाहिए, लाइट बिल चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए, फिक्स एसेट चाहिए, ये है। ओके दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएटनेस, दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएटनेस। समझ में आ रहा है मालिक, एप्रोप्रिएट। ओके यानी सफिशिएंट होना चाहिए और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ओके यानी वाओ मां कसम साला किधर से किधर चल रहा है सीक्वेंस, यही तो पॉइंट है, इसी को तो पकड़ के बैठना है अपने को।
ये पकड़ के बैठोगे तो अपना काम होगा मालिक, ये पकड़ के बैठोगे तो। वापस आ रहा हूं ओके, अपना स्टार्टिंग पॉइंट से मेरे को बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। ओके, किसने, किसको देने हैं? शेयर होल्डर को। पर शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो किसको अपॉइंट किया? ऑडिटर को। ऑडिटर क्या देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? ओपिनियन देगा। ओपिनियन क्या देगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। उसके लिए उसको क्या लेना होगा? ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट होने चाहिए, एप्रोप्रिएट होने चाहिए। हम लोग क्योंकि रिस्क बेस्ड ऑडिट करते हैं तो सफिशिएंसी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन होगा, इसीलिए सफिशिएंसी क्वांटिटी की बात की जाती है, एप्रोप्रिएटनेस क्वालिटी की बात की जाती है। क्वालिटी मतलब ये रहेगा ओके कौन से एविडेंस चाहिए। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, अब मेरे को बताओ मैं क्या चेक कर रहा हूं, मैं क्या चेक कर रहा हूं? प्लीज गो करेक्टली, मेरे को बताइए क्या चेक कर रहा हूं मैं, क्या चेक कर रहा हूं मैं? फिक्स एसेट चेक कर रहा हूं मालिक। ओके, अब मेरे को बताओ ये फिक्स एसेट के अंदर अगर मैं इधर बोल दूं मुझे डेटर की लिस्ट दो, अगर ये फिक्स एसेट के अंदर बोल दूं मेरे को डेटर की लिस्ट दो, सब लोग मेरे साथ में हैं। फिक्स एसेट के अंदर क्या बोलूं मैं? फिक्स एसेट के अंदर क्या बोल रहा हूं मैं? डेटर की लिस्ट दो। अब मेरे को बताओ ओके, क्या मैं झंडू बाम नहीं निकला? डेटर की लिस्ट का क्या लेना देना फिक्स एसेट का? डेटर की लिस्ट का क्या लेना देना फिक्स एसेट का? झेप रहा है कि नहीं झेप रहा मालिक? मेरे साथ रहिए सब लोग, मेरे साथ रहिए, किधर जाइए नहीं। ओके, मेरे को बताओ ओके, ये सही है, ये सही है क्या? डेटर का लेना देना है क्या फिक्स एसेट के साथ? आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। फिक्स एसेट का डेटर का लेना देना नहीं है। ओके, तो इसका मतलब जब भी आप एप्रोप्रिएटनेस चेक करोगे, जब भी आप एप्रोप्रिएटनेस देखोगे, जब भी आप एप्रोप्रिएटनेस देखोगे, आपने हमेशा पहली चीज देखनी है, दैट इज कॉल्ड रिलेवेंट। ये चीज रिलेवेंट है या नहीं है। तो एप्रोप्रिएटनेस और दो पार्ट में जाता है, एक होता है रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। झेप रहा मालिक? तो एप्रोप्रिएटनेस ऑलवेज फोकस ऑन रिलेवेंस, एंड रिलेवेंस के साथ में ऑलवेज इट शुड फोकस ऑन रिलायबल। यानी एप्रोप्रिएटनेस दो पॉइंट पे देखा जाएगा, एक होगा रिलेवेंट होगा और एक होगा रिलायबल होगा। सर रिलायबल एग्जांपल ये तो समझ में आया, डेटर का समझ में आ गया, तो ये रिलेवेंट नहीं है तो ये नहीं मांगना चाहिए आपने। और दूसरा रिलायबल। अब मेरे को बताओ एग्रीमेंट की, अगर एग्रीमेंट की वो मुझे फोटोकॉपी दे रहा है, क्या फोटोकॉपी पे ब्लाइंडली रिलाई करके काम खत्म कर देना चाहिए? अरे यार भाई, वो फोटोकॉपी तो कोई किसकी भी बना देगा। इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूं ओरिजिनल एग्रीमेंट अपने पास रखना चाहिए, लेकिन क्या ओरिजिनल एग्रीमेंट की कॉपी चेक करनी चाहिए तुमने? आंसर इज यस, एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी कॉल एप्रोप्रिएटनेस क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएटनेस रिलेवेंट होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? रिलायबल, रिलायबिलिटी। ओके, फोटोकॉपी भी नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल देखना चाहिए। ओके, ये सारी चीजें, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर ओके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिसको हम लोग SAAE बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आपकी यहां तक की क्लैरिटी आई कि नहीं आई, बताइए मेरे को। ओके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक छोटा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद ये रिकॉर्डिंग की क्लिप को मैं बंद कर दूंगा, फिर अपन रिकॉर्डिंग की क्लिप को बंद करें। इधर तक झेप गया मालिक, तोड़ मालिक? ओके, तो मेरे को वापस पोजीशन लेके जाते हैं मालिक। ओके, वापस पोजीशन लेके जाते हैं। ओके, मेरे को बताओ आपको क्या ऑब्टेन करना है अभी? अभी आपका सीक्वेंस में क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मालिक। सर फिक्स एसेट के नीचे 10 का मीनिंग क्या है? अरे जंप पे 10 मतलब 10 आइटम है फिक्स एसेट में, 10 आइटम है, 10 फिक्स एसेट में 10 आइटम है, 10 बिल्डिंग है, और 10 बिल्डिंग में से मैंने 5 को चेक किया। ये 5 क्या हुआ? सफिशिएंसी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि भाई पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, रिस्क ज्यादा नहीं है। रिस्क ज्यादा होता तो शायद 5 की जगह मैं 10 के 10 चेक करता। ओके, ये पॉइंट है जीपा मालिक। ओके, तो मेरे को बताइए, वापस आते हैं, मेरे को बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको क्या ओपिनियन देना है? आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन क्या देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आप मेरे को बताओ ये फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ओपिनियन देने के लिए आपको क्या ऑब्टेन करना है? क्या ऑब्टेन करना है? ऑब्टेन क्या करना है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस आएगा, पर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जब आप ऐसे ही ऑब्टेन करोगे, जब आप ऐसे ही ऑब्टेन करोगे तो आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। और आप रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा, आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा तो आप ये रीजनेबल एश्योरेंस ओके ओपिनियन में दे पाओगे, जो शेयर होल्डर को दे पाओगे। अगर आपके ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है और एप्रोप्रिएट है, ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट है, तो आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा। ओके, और उसके बाद वो रीजनेबल एश्योरेंस किसको दोगे? ओके, तो वो शेयर होल्डर ओपिनियन में दोगे और वो शेयर होल्डर को मिलेगा। इन शॉर्ट ओके, मेरे को बताओ ओके, एक छोटा सा एग्जांपल, फाइनल टच दे रहा हूं मैं इसको। मेरे को बताओ यहां पर आपने 5 चीजों को चेक किया। ओके, तो आपने कितनी चीजों को चेक किया बेटा? 5 चीजों को चेक किया। सब लोग मेरे साथ में हैं? 5 चीजों को चेक किया, यहां पर आपने 5 चीजों को चेक किया। ओके, आपने 5 को चेक किया। ओके, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब पॉइंट ये है कि सर रीजनल एश्योरेंस, अगर दो एग्जांपल दे रहा हूं, एकदम 5-6 एग्जांपल है लेकिन एग्जांपल रिलेवेंट है। ओके, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10 में से मैंने 5 चेक किए और मैं बोल रहा हूं 10 में से 10 चेक किए, मेरे को बताओ दोनों में से रीजनल एश्योरेंस किस में ज्यादा दे पाओगे? रीजनेबल एश्योरेंस किस में ज्यादा दे पाओगे? रीजनेबल एश्योरेंस किस में ज्यादा? सेकंड वाले में, 10 में से 10। यही पॉइंट है, जितने ज्यादा एविडेंस लोगे। लेकिन सर कितना लेना एविडेंस?
एविडेंस कितना लेना है, सफिशिएंसी ये कैसे डिसाइड होगी, एप्रोप्रिएटनेस कैसे डिसाइड होगा, उसमें और क्या चेक करना है, कैसे डिसाइड होगा, इट इज ए मैटर ऑफ जजमेंट। ऑडिटर 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 ऑडिटर, हर ऑडिटर अलग अलग वे से डिसाइड करेगा। अगर यहां पर मेरी जगह ओके अगर आयुष ऑडिट कर रहा है उसका आउटकम अलग आएगा, आदित्य ऑडिटर ऑडिटर है तो अलग आएगा, अथर्व ऑडिटर है तो अलग आएगा। ये सारी चीजें अलग अलग वे से अलग अलग काम करेगी। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से झेप रहा है मालिक, भारत माता की जय। तोड़ मालिक, झेपा के मालिक इधर तक। ओके अगर तोड़ समझ में आया तो अभी यहां पर एक दो नाम फाइनल टच दे दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बोलते, इनको हम लोग बोलते हैं TCWG। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, TCWG। कौन बोलते हैं मालिक, TCWG। TCWG का फुल फॉर्म क्या होगा, दोज हु आर चार्ज्ड विद गवर्नेंस। दोज हु आर चार्ज्ड विद गवर्नेंस। ऑडिट में हम लोग जैसे अभी मैंने आपको बताया FS है, FS के साथ में ABCD है, वैसे ही ऑडिट में हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं TCWG, दोज हु आर चार्ज्ड विद गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी। दोज हु आर चार्ज्ड विद ट्रांसपेरेंसी, those who are responsible for transparency of financial statement, those who are responsible for transparency of financial statement, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ सकते हैं, ऑडिट कमिटी है आपको, ऑडिट कमिटी आप इसमें पढ़ेंगे ही। ओके कंपनी लॉ का चैप्टर होगा उसमें अपन पढ़ेंगे। ओके उसके अंदर TCWG के बारे में डिस्कशन आएगा, एंड दैट इज वेयर स्ट्रक्चर कम्स इनटू पिक्चर। तो दोज हु आर चार्ज विद गवर्नेंस विल बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोज हु आर चार्ज विद गवर्नेंस ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। और एक शब्द आएगा आपके लिए, दैट विल बी ए मैनेजमेंट, दैट विल बी ए मैनेजमेंट। तो यहां पर दो शब्द, ऑडिटर दो जन से इंटरेक्ट बार बार करते रहेगा, दो जन से इंटरेक्ट बार बार करते रहेगा। एक बंदा होगा TCWG और एक बंदा होगा मैनेजमेंट। एक बंदा क्या होगा बेटा, TCWG, एक बंदा क्या होगा, मैनेजमेंट। कुछ झेप रहा है मेरा पॉइंट, झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है। ओके एक बंदा होगा TCWG, TCWG का फुल फॉर्म दोज हु आर चार्ज विद गवर्नेंस, और एक होगा मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट कौन होगा, मैनेजमेंट मतलब एनी मैनेजमेंट, इट कैन बी लोअर मैनेजमेंट, इट कैन बी मिडिल मैनेजमेंट, इट कैन बी टॉप मैनेजमेंट, डजंट मैटर। मैनेजमेंट मतलब जो हमें एविडेंस देने वाला है। TCWG हमें एविडेंस नहीं देगा, TCWG हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देगा, उसके बाद उस स्टेटमेंट के लिए मुझे एविडेंस मांगने पड़ेंगे, दे माय तोड़ जाना पड़ेगा ना किसी के पास मांगने के लिए एविडेंस। ओके वो जिसके पास जाओगे, हम लोग PwC में जब काम करते थे, आई वॉज वर्किंग इन PwC इन 2006, हम लोग जब भी एविडेंस लेने के लिए जाना पड़ता था, हम लोग ये बोलते थे, अरे भाई चलो भाई लेके जाओ जाओ भाई मांगने जाओ भी। ओके दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन। तो मैनेजमेंट, एक छोटा सा एग्जांपल बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, AT अकेडमी की बात करते हैं। AT अकेडमी में TCWG यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बात करें तो मैडम है मेरी वाइफ। मतलब होता है भाई जिंदगी में, शादी होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ चेंज ही हो जाते हैं। शादी जब तक नहीं होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत तोड़ रहता है, अपनी अपन नहीं रहते हैं, अपन यो ब्रो 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 ऐसे ही करते हैं अपन, अपनी जिंदगी तोड़ तोड़ ऐसे ही रहेगी। बाद में शादी होने के बाद जिंदगी टूट जा, तोड़ कोई और तोड़ देता है, फिर जिंदगी की लग जाती है। ओके तोड़ तोड़ तोड़, मैडम आ गए, मैडम आए, मैडम बोले तोड़ तोड़ तोड़, फिर मैडम आ गए TCWG। अब अपने AT अकेडमी, अन सीरियसली बोल रहा हूँ, AT अकेडमी ओनर मैडम है, TCWG मैडम है। ओके भाई, और मैं जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट हूँ, मैं टॉप मैनेजमेंट हूँ, टॉप मैनेजमेंट, लेकिन मैं TCWG नहीं हूँ। मैं बोल ही नहीं सकता, मैं बोल दिया तो मैं गया। आयुष बोलता है मैडम देख ले लिए तो लेक्चर दो। ओके कौन दिखाएगा, कौन, आयुष। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है ना इतनी पंचायती करने के लिए टाइम नहीं है, उनको ये लेक्चर देखने के लिए टाइम नहीं है। समझ में आ रहा है आयुष। और अगर तूने कहीं पर दिखाए या तूने कोई क्लिप को वायरल किया तो तेरे को नहीं लगता कि अगला मतलब अटेम्प्ट देने तक तू मेरे साथ है बेटा, ये याद रख। और मेरे को अगर नाम पता चल जाता है ना तो मां कसम याद रख, तलाक की जिम्मेदारी तेरी होगी। ओके और उसका इंपैक्ट मेरे दो बच्चे, अरे भाई मेरा आदि और रितिका किसके पास रहेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होएगा। इसीलिए ध्यान रख, बहुत इंपैक्ट रहता है भाई, बहुत संभलना पड़ता। ओके और अब ये देखने का मैडम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑपरेशन से खाली ओवरव्यू लेते हो, अपन ओवरव्यू देते हैं। अब आज मैं क्या रिपोर्ट करूंगा, मैडम डन विद द ऑडिट बैच, डन दिस मच ऑडिट बैच, डन, ये रिपोर्टिंग करना पड़ता। ठीक है जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक ऑन द टॉपिक, मेरा पॉइंट ये है, मेरे को बताइए। ओके अमित आते टॉप मैनेजमेंट है, और हुली HULI अपना पंटर, अपने 3 पंटर तोड़ है, आपको मालूम है, हुली पारस प्रमोद, ये 3 तोड़ पंटर है अपने। ओके कोई भी कुछ रहा, सपोर्ट रहा, कुछ भी इश्यूज आए, ये तीनों से कम्युनिकेट करिए, आपको 24/7 सर्विस देंगे। इसका मतलब वो सोते रहेगा, रात को उठाना ऐसा मत करना। ओके वो मतलब अगर वो रात को जागता रहा तो सर्विस देगा, ये क्वाइट क्लियर है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूंगा आप मैनेजमेंट के पास गए, आप मैनेजमेंट, सुनो मेरा पॉइंट, मैनेजमेंट के पास गए एविडेंस लेने के लिए, मैनेजमेंट के पास गए एविडेंस लेने के लिए। अब मेरे को बताओ आप किस मतलब मैनेजमेंट में कौन आएगा, क्या मैनेजमेंट में हुली आएगा, आंसर इज यस, हुली HULI। ओके हुली आएगा, आंसर इज यस। क्या मैनेजमेंट में अमिता भी आएगा, आंसर इज यस। ये आप समझिए, मैनेजमेंट को आप डिस्क्रिमिनेट मत करिए, टॉप मैनेजमेंट, यानी अगर ऑडिट में आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो मैनेजमेंट में इंक्लूड ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप एविडेंस लेने हैं, ओके अमित तात्री से भी एविडेंस लोगे और हुली से भी एविडेंस लोगे, इज दैट पॉइंट क्लियर। बट मैनेजमेंट एंड TCWG आर सेग्रीगेटेड,
तो मैडम और अमित एंड हुली, पारस प्रमोद, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। झेप रहा है मालिक, ये झेपा। तो जब भी अपन ने बोला मैनेजमेंट, ये शब्द अलग होगा, और जब भी आपने बोला टीसीएलजी, तो टीसीएलजी और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमिटीज, ये सब हो गई टीसीएलजी। और जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, वापस बोलो, टॉप मैनेजमेंट कौन होगा? एमडीज। एमडीज विल कम इन मैनेजमेंट, टीसीएलजी में नहीं आएगा एमडी। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, दीज आर मैनेजमेंट। तो जब भी मैं बोलूंगा मैनेजमेंट से एविडेंस लेना है, इट कैन बी एमडी ऑल्सो। बट जब मैं बोलूंगा टीसीडब्ल्यूसी से बात करनी है, तो आपको समझना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके साहब, वो ये डिफाइन कौन करेगा? इट में हैपन टीसीडब्ल्यू में, ये भी डिफाइन करेगा एमडी बिकम टीसीडब्ल्यू, इट में हैपन, बट वो एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट होगा ऑडिट केस में। बट टू द एक्सटेंट मेरे ख्याल से अभी आपको ये भी समझ गया स्ट्रक्चर कैसा हुआ। तो आप अभी के लेक्चर में आपको ये तैयार हुआ है। ओके, लेक्चर को ब्रेक करेंगे अभी, और लेक्चर के ब्रेक में ओके इसी स्ट्रक्चर से 2-3 चीजें छोटी मोटी बतानी है, और उसके बाद मैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर बताता हूं, एंड देन विल स्टार्ट विद चैप्टर 1। ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं मालिक।